कहानी होती है एक दुनिया की जहाँ पे 4 किंगडम्स होते हैं, एयर, वाटर, फायर और अर्थ किंगडम। इन किंगडम के लोग इन चारों एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, एयर, फायर में से सिर्फ किसी एक एलिमेंट जैसे या तो सिर्फ फायर या तो सिर्फ वाटर या तो अर्थ या फिर सिर्फ एयर मैजिक का यूज कर सकते थे। कोई भी ना किसी एक से ज्यादा एलिमेंट के मैजिक का यूज नहीं कर सकता था सिवाय एक इंसान के, जो चारों एलिमेंट्स एयर, वाटर, अर्थ, फायर मैजिक का यूज कर सकता था और उसका काम था इन सारे किंगडम्स के बीच की सुख और शांति को बनाए रखना, जिसका नाम होता है द एवाटार। हजारों सालों से ये सारे किंगडम्स एक साथ सुख और शांति से रह रहे थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक से आज से लगभग 100 साल पहले फायर किंगडम ने इन सारे किंगडम्स पर अटैक कर दिया एंड इन सारे किंगडम्स के बीच बहुत ही भयानक वॉर छिड़ गई एंड एवाटार, जिसका काम था फायर किंगडम को रोककर इन सारे किंगडम की सुख और शांति को बनाए रखना, वो अचानक से गायब हो गया। किसी को भी नहीं पता था कि एवाटार कहाँ गया और तब से आज तक 100 सालों से फायर किंगडम और बाकी के 3 किंगडम्स के बीच वॉर छिड़ी हुई है एंड हर तरफ लोग मर रहे हैं एंड फायर किंगडम बस इस वॉर को जीतने ही वाले, जिसके बाद फायर किंगडम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। आखिर कहाँ है एवाटार, क्या वो दुनिया को बचा पाएगा, ये जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना होगा। एंड फिर आज इधर हम साउथ पोल में 2 भाई बहन को देखते हैं, कटारा और साका, जो वाटर ट्राइब के होते हैं एंड इस कटारा के पास ना वाटर बेंडिंग यानी वाटर को कंट्रोल करने की मैजिक पावर होती है एंड ये दोनों आए तो यहाँ मछली पकड़ने के लिए होते हैं, लेकिन साका की गलती की वजह से ये दोनों अचानक से एक बहुत ही फास्ट वाटर करंट में फंस जाते हैं एंड इन दोनों की बोट 2 आइसबर्ग्स के बीच में फंसकर टूट जाती है। देखा, तुम्हारी वजह से हम लोग फंस गए, मेरी वजह से हम लोग फंस नहीं बच गए, और तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुमने अपने वाटर बेंडिंग मैजिक से हम लोग को बचाया क्यों नहीं? क्योंकि मेरा वाटर मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, तो चुप रहो और मेरा एहसान मानो, क्योंकि मेरी वजह से अभी हम लोग जिंदा हैं। हाँ, और अब क्योंकि हम लोग यहाँ फंस गए तो थोड़ी देर में हम लोग मर भी जाएंगे तुम्हारी वजह से। एंड ये दोनों सारे भाई बहन की तरह लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी कटारा बहुत गुस्सा जाती है एंड इसके वाटर मैजिक से इन दोनों के पीछे का जो आइसबर्ग है ये टूट जाता है। ये क्या किया तुमने कटारा? ये मैंने किया। एंड तभी इन दोनों के नीचे का पानी बहुत तेज चमकने लगता है एंड असल में उस बड़े से आइसबर्ग के नीचे, जिसको कटारा ने अपने मैजिक से तोड़ा था, उसके नीचे एक और आइसबर्ग छुपा हुआ था जो अब जाकर बाहर आ गया था एंड उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा लॉक था जो कि ग्लो कर रहा था। हमें उस लड़के को बचाना होगा। पागल हो क्या कटारा, अच्छे बनने के चक्कर में तुम हम दोनों को मरवा दोगी। एंड तभी कटारा साका की स्टिक से इस आइसबर्ग को तोड़ देती है एंड एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मैजिकल एनर्जी लाइट रे इस आइसबर्ग से निकलती है, जिस लाइट रे को प्रिंस जूगो भी देख लेता है एंड ये प्रिंस जूगो फायर किंगडम के किंग का बेटा होता है, जिसको फायर किंगडम के किंग ने फायर किंगडम से निकाल दिया होता है। अंकल, आपने उस लाइट रे को देखा? नहीं, मैं हमारी चाय गर्म कर रहा था। अंकल, ये चाय पीने का टाइम नहीं है। वहाँ से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट रे निकली थी, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्स से। इसका मतलब आप जानते हैं? आओ जूगो, हमारी चाय गर्म हो गई। अंकल, ये चाय पीने का टाइम नहीं है। वो लाइट, मुझे पक्का यकीन है वो लाइट कहाँ से और किससे आई थी। तो फाइनली मैंने इतने सालों बाद तुम्हें ढूंढ ही लिया, द एवाटार। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं, कभी तो मेरी बात सुना करो कटारा। एंड तभी इस टूटे हुए आइसबर्ग से ये लड़का बाहर निकल आता है जो बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन कटारा इसे बचा लेती है। एंड फिर ये लड़का जिसको प्रिंस जूगो द एवाटार बोल रहा था, वो जब होश में आता है तो कटारा से बोलता है, मेरे साथ पेंगुइन पकड़ने चलोगी क्या? हाँ जरूर। एंड फिर ये लड़का दोबारा से इस आइसबर्ग के अंदर घुस जाता है एंड अपने साथी को उठाने लगता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा फ्लाइंग बाइसन होता है, जिसका नाम होता है आपा। ये क्या है भला? ओ ये मेरा दोस्त है आपा, और ये उड़ भी सकता है। अच्छा, और ये मेरी बहन है कटारा, ये एक बात मार के चांद पे पहुंच जाती है। एंड आपा को साका को जोक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस गधे का नाम साका है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? एंड इससे पहले कि अपना नाम बताता है, इसको छींक आ जाती है और ये 10 फीट हवा में उड़ जाता है। भाई, मेरा नाम एंग है। एंग? तुम इंसानों की राक्षस, एक ही छींक में तुम इतनी ऊपर कैसे उड़ गए? एक मिनट, तुम एयर बेंडर हो एंग? हाँ, एंड एंग असल में एयर बेंडर होता है, जिसके पास एयर बेंडिंग की पावर होती है। एंड तभी एंग अपने एयर बेंडिंग मैजिक का यूज करता है और आपा के ऊपर चढ़ जाता है एंड इन दोनों से कहता है, आ जाओ तुम दोनों, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। कटारा, उस मॉन्स्टर पे मत चढ़ो। मैं तो चढ़ूंगी, तुम मत चढ़ो अगर तुम्हें यहाँ पे एक आइसक्रीम बनने का शौक है तो। जिसको सुन के साका को भी मजबूरन आपा पे चढ़ना पड़ता है एंड फिर एंग कहता है, ठीक है उड़ो मेरे दोस्त, ये पिए। एंड तो भी आपा उड़ता तो नहीं, लेकिन तैर कर इन लोगों के घर की तरफ जाने लगता है। तुम तो कह रहे थे कि ये उड़ता है। हाँ, अभी आपा थका हुआ है असल में शायद। झूठा कहीं का। एंड फिर इधर हम प्रिंस जूगो और उसके अंकल को देखते हैं एंड असल में प्रिंस जूगो का मिशन होता है द एवाटार को पकड़कर अपने पापा फायर किंगडम के किंग को देने का, तभी शायद से वो वापस इसको इसके घर में जाने देंगे। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं एंड एंग अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। 100 साल पहले पता नहीं कैसे ये दोनों समुद्र में डूब गए थे और खत्म होने वाले थे, लेकिन तभी एंग ने अपनी एवाटार की पावर को यूज कर खुद को और आपा को वाटर मैजिक से सील कर दिया था। एंड तब से आज तक 100 सालों से ये दोनों उसी आइसबर्ग में सील थे जिसको कटारा ने आज तोड़ा था। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं ये तीनों कटारा के विलेज आ जाते हैं। ये सारे लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? एंड तभी कटारा की दादी एंग से कहती है, इसीलिए क्योंकि आज से 100 साल पहले सारे के सारे एयर बेंडर्स मारे गए थे, तुम पूरी दुनिया के आखिरी एयर बेंडर हो। एंड असल में ना एंग पूरी दुनिया का द लास्ट एयर बेंडर था। फायर किंगडम ने 100 साल पहले सारे के सारे एयर किंगडम के एयर बेंडर्स को मार दिया था, क्योंकि जो एवाटार था वो एयर बेंडर ही होना था। एंड फायर लॉर्ड बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, उसने सारे के सारे एयर बेंडर्स को मरवा दिया था। एंड सिर्फ एंग ही था जो कि जिंदा बचा था, क्योंकि ये उस आइसबर्ग में सील था, इसलिए ये बच गया। ये क्या है तुम्हारे पास एंग? तुम्हारा वेपन? हाँ, और इससे मैं उड़ भी सकता हूँ। एंड तो भी एंग अपने इस वेपन का यूज कर उड़ने लगता है, जिसको देखकर ये सारे के सारे लोग
एकदम शॉक्ड रह जाते हैं एंड इन सबको यकीन हो जाता है कि एंग सच में एक एयर बेंडर है। फिर थोड़े दिन बीत जाते हैं एंड इधर हम प्रिंस ह्यूगो को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए, ताकि ये हमारे एवाटार एंग को हरा सके और इसे पकड़ सके। एंड इधर एंग की इन सारे बच्चों से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है एंड सबसे अच्छी कटारा से, जिसके साथ ये पेंगुइन्स के साथ खेलता है और उनकी राइडिंग भी करता है। एंड एंग ने असल में कटारा से प्रॉमिस किया होता है कि ये कटारा को नॉर्थ पोल वाले वाटर ट्राइब लेके जाएगा, जहाँ पे कटारा वाटर बेंडिंग को अच्छे से सीख पाएगी, क्योंकि कटारा का सपना होता है वाटर बेंडिंग को मास्टर करना। एंड फिर ये दोनों ऐसी मस्ती करते करते इस फायर नेशन की शिप के पास आ जाते हैं। ये क्या है कटारा? फायर नेशन की शिप। 100 साल पहले इसी शिप से हम पर अटैक किया गया था। एंड फिर एंग और कटारा इस शिप के अंदर घुस जाते हैं, जबकि इसमें घुसना मना था। कटारा एंग से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में इस वॉर के बारे में कुछ नहीं पता एंग? जिस पे एंग कहता है हाँ सच में, इससे पहले कि वो उस आइसबर्ग में फंसा था दुनिया में कोई भी वॉर नहीं हो रही थी। एंड तब कटारा को सब समझ में आता है एंड वो एंग से बताती है कि शायद एंग 100 सालों से उस आइसबर्ग में सील था, जिसको सुनकर एंग एकदम शॉक्ड रह जाता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दुखी मत हो एंग, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड फिर जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तभी एंग के पैर में एक बूबी ट्रैप फंस जाता है एंड इस शिप से एक फायर सिग्नल निकल जाता है, जिसको प्रिंस ह्यूगो देख लेता है। एंड सिर्फ उसको ही नहीं, प्रिंस ह्यूगो एंग और कटारा दोनों को देख लेता है और कटारा के विलेज को भी देख लेता है। तो आखिरकार तुम्हें मैंने ढूंढ ही लिया, द एवाटार। ये दोनों जब वापस विलेज जाते हैं तो ये सारे लोग इन पर बहुत गुस्सा होते हैं। मुझे लगा ही था कि ये एंग फायर नेशन का सीक्रेट स्पाई है, तभी इसने फायर नेशन को सिग्नल कर दिया हमारे विलेज के बारे में बताने के लिए। नहीं, एंग से वो गलती से हुआ था। चुप रहो कटारा, और तुम निकल जाओ हमारे विलेज से, तुम ऐसा नहीं कर सकते। दादी इसे रोकिए। कटारा, साका इस समय इस विलेज का हेड है, अगर उसने एंग से कहा है जाने के लिए तो एंग को जाना होगा। एंड तभी एंग कटारा से कहता है कोई बात नहीं कटारा, मैं जितने भी दिन यहाँ था मैंने बहुत मजे किए, अब मैं वापस अपने विलेज जाके कुछ और एयर बेंडर्स को ढूंढता हूँ, मुझे यकीन है कि वो लोग ठीक होंगे। एंड फिर एंग आपा पे बैठ के साउथ पोल से जाने लगता है एंड कटारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन प्रिंस ह्यूगो ने क्योंकि पहले उस सिग्नल को देख लिया था, ये अपनी शिप से इनके विलेज की तरफ फुल स्पीड में जा रहा था, जिसे एंग जाते हुए देख लेता है। आपा तुम यही रहना। एंड एंग वापस से कटारा के विलेज की तरफ निकल जाता है एंड इधर साका तैयार हो जाता है अकेले फायर किंगडम के सारे सोल्जर्स से लड़ने के लिए, क्योंकि और कोई आदमी तो था नहीं इनके विलेज में। प्रिंस ह्यूगो अपनी बड़ी सी शिप और ढेर सारे सोल्जर्स के साथ इनके विलेज पर अटैक कर देता है एंड एक ही अटैक में साका को हरा देता है। ध्यान से सुनो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कहाँ छुपा के रखा है तुम लोग ने द एवाटार को? साका इसे दोबारा से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साका इससे बहुत ज्यादा वीक था। लेकिन तभी सही टाइम पर एंग वहाँ पर आ जाता है और ह्यूगो को गिरा देता है। हाय कटारा, ओ तो तुम हो द लास्ट एयर बेंडर, द एवाटार, तुम्हें तो 100 साल के ऊपर होना चाहिए था। एंड इसको सुनकर ये सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। ह्यूगो इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे एंग आराम से रोक दे रहा होता है, लेकिन एंग समझ जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है ह्यूगो से लड़ने में, क्योंकि इन सारे लोगों को भी चोट लग सकती है। इसीलिए एंग ह्यूगो से कहता है रुक जाओ, वादा करो कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो तुम इन लोगों को छोड़ दोगे, जिसको ह्यूगो मान जाता है एंड ये लोग एंग को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, जिसपे कटारा और ज्यादा दुखी हो जाती है। एंड फिर ये फायर नेशन वाले एंग को लेकर अपने साथ वहां से चले जाते हैं। पूरे विलेज वाले बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कटारा। लेकिन तभी साका बोलता है कटारा, रोते रहने का प्लान है या फिर तुम चल रही हो मेरे साथ एंग को बचाने के लिए? जिसको सुनकर कटारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी इन दोनों की दादी वहां जाती है। दादी प्लीज हमें रोकिए मत, मैं तुम लोगों को रोकने नहीं आई हूँ, ये देने आई हूँ मेरे बच्चों। 100 साल बाद एक उम्मीद की किरण निकली है इस खूंखार वॉर को रोकने के लिए। तुम दोनों को द एवाटार को बचाना ही होगा। लेकिन एक दिक्कत है, आखिर एंग तक हम इस बोट पे कैसे पहुंचेंगे? लेकिन तभी वहां पर आप आ जाता है एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं। इस एवाटार को प्रिजन में बंद कर दो और इसे मेरे कमरे में रख दो। एंग को ये लोग प्रिजन में लेके जा रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली भाई एंग ऐसा वैसा तो है नहीं, द एवाटार है, ये इन दोनों को आसानी से निपटा देता है और भागने लगता है। इसके पीछे ढेर सारे सोल्जर्स पड़ जाते हैं एंड इधर फिर हम इन लोगों को देखते हैं। प्लीज आपा तुम्हें उड़ना होगा, एंग को हमारी मदद की जरूरत है। मे भी शायद पहले हमें वो मंत्र बोलना पड़ेगा कटारा, जो एंग ने बोला था इसे उड़ाने के लिए। क्या था वो मंत्र? लेकिन टिप टिप बूम बूम उड़ जा सिम सिम। अच्छा हाँ याद आया, ये एंड जैसे ही आपा ये सुनता है ये सटैक से हवा में उड़ जाता है एंड ये दोनों एंग की तरफ फुल स्पीड में जाने लगते हैं। एंड फिर इधर हम एंग को देखते हैं जो सारे सोल्जर से बचते बचते अपने वेपन को लेने के लिए ह्यूगो के कमरे में आ जाता है एंड ह्यूगो इसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी एंग इसे थोड़ा बहुत पीट पाट कर वहां से भागने लगता है, लेकिन ह्यूगो इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। इन दोनों में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड तभी ये लोग वहां पर आ जाते हैं, जिनको देखने की वजह से एंग का ध्यान भटक जाता है एंड इसे ह्यूगो का अटैक लग जाता है। ये बेहोश होकर समुद्र में गिर जाता है, लेकिन जैसे ही एंग बेहोश होता है और इसे कटारा की बार बार आवाज आ रही होती है, इसका एवाटार फॉर्म फिर से अवेकन हो जाता है 100 साल बाद एंड अपने एवाटार फॉर्म में ये सारे के सारे एलिमेंट्स के मैजिक को यूज कर सकता है। एंड तभी एंग अपने एवाटार फॉर्म में एयर नहीं बल्कि वाटर बेंडिंग का यूज करता है और इन सारे फायर नेशन के सोल्जर्स को एक ही बार में हरा देता है, जिसको देखकर ये सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हार जाते हैं। एंग वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे फिर किसी तरह ये लोग वहां से लेकर भागने लगते हैं। ये दोनों साथ में मिलकर इनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन एंग इनके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर ये आइस माउंटेन टूट कर गिर जाता है। एंड इस तरह ये लोग किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। ह्यूगो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय अपने दांत पीसने के। अगली
पिछली बार तुम मुझसे नहीं बचोगे, द एवाटार। एंड फिर थोड़े घंटों बाद हम इन लोगों को देखते हैं। वाओ एंग, तुम सच में द एवाटार हो। तुम एयर, वाटर, फायर, अर्थ सारे बेंडिंग मैजिक को यूज कर सकते हो। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहता था द एवाटार बनना। लेकिन एंग, पूरी दुनिया तुम्हारा 100 साल से इंतजार कर रही है। तुम ही सिर्फ इस वॉर को रोक सकते हो। लेकिन आखिर मैं कैसे इस वॉर को रोक सकता हूँ? मुझे तो सिर्फ एयर बेंडिंग आती है और मैं अपने मन से एवाटार स्टेट पे भी नहीं जा सकता। ओह, तो तुम्हें पहले सारे एलिमेंट्स की बेंडिंग टेक्निक्स को मास्टर करना होगा एंग। क्यों ना तुम भी मेरे साथ नॉर्थ पोल में चल के वाटर बेंडिंग सीखो और उसे मास्टर करो। हाँ, ये सही आइडिया है, लेकिन पहले हम लोग मेरे घर चलेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी तरह और भी एयर बेंडर्स जिंदा होंगे। एंड फिर ये लोग तैयारी करने लगते हैं एंग के घर दी एयर टेंपल जाने की। लेकिन रास्ते में कटारा एंग से कहती है, एंग तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? सारे एयर बेंडर्स 100 साल पहले ही खत्म हो चुके थे। ये नहीं हो सकता कटारा, क्योंकि मेरे एयर टेंपल में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास एयर बेंडिंग की पावर हो। मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त अभी भी जिंदा होंगे और 100 साल के बुढ़े हो गए होंगे। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो अपनी टूटी हुई शिप को यहाँ बनवाने के लिए लेके आए होते हैं। अंकल, कुछ भी हो जाए एवाटार का नाम मत लीजिएगा, वरना अगर इन लोगों को एवाटार के बारे में पता चल गया तो सारे के सारे फायर बेंडर्स एवाटार के पीछे पड़ जाएंगे। कुछ भी हो जाए दी एवाटार को मैं ही पकड़ूंगा। एंड तभी कमांडर जाओ वहाँ पर आ जाता है। प्रिंस जूगो और मास्टर आयरल, आखिर आपकी शिप की ऐसी हालत किसने कर दी? अंकल बताइए कमांडर जाओ को हमारी शिप के साथ क्या हुआ था? अच्छा, लेकिन मैं क्या बताऊं? एंड असल में पता नहीं क्यों, लेकिन कमांडर जाओ को ना प्रिंस जूगो बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। तो प्रिंस जूगो, दी एवाटार मिल गया तुम्हें? नहीं, मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा हूँ। प्रिंस जूगो, तुम जानते हो ना कि सिर्फ दी एवाटार ही है जो फायर किंगडम को रोक सकता है पूरी दुनिया पर कब्जा करने से। इसीलिए कुछ भी करके फायर किंगडम को उसे मारना जरूरी है। अगर तुम्हें कुछ भी पता है दी एवाटार के बारे में तो अभी बताओ। मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन तभी एक सोल्जर अंदर आ जाता है और कमांडर जाओ से कहता है, कमांडर जाओ, हमारे सोल्जर्स ने प्रिंस जूगो के सोल्जर्स के साथ पूछताछ कर ली है। इन लोगों ने दी एवाटार को पकड़ लिया था, लेकिन वो उन्हें चकमा देके भाग गया। तो प्रिंस जूगो, अब तो सच बोल दो। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं। एंग इन दोनों अरापा के साथ 100 साल बाद अपने घर द सदर्न एयर टेंपल आ जाता है। एंड अपने घर को वापस से देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन कोई भी इसे यहाँ पर दिख नहीं रहा होता, जबकि एक टाइम पे यहाँ पे कितने सारे मॉन्क्स और फ्लाइंग बाइसंस रहा करते थे। एंड तभी थोड़ी देर बाद कटारा और साका को एक फायर नेशन के सोल्जर का हेलमेट दिख जाता है, जिसका मतलब था कि सच में फायर किंगडम वाले यहाँ पहुंच गए थे। एंड एंग के पूरे परिवार के साथ साथ सारे एयर बेंडर सच में खत्म कर दिए गए थे। लेकिन एंग ताकि ज्यादा दुखी ना हो इसलिए कटारा इस हेलमेट को छुपा देती है। कटारा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, एंग को सच पता चलना चाहिए। लेकिन तभी एंग इन लोगों से कहता है, गाइस ये देखो, ये है मॉन्क आक्टो, मेरे टीचर। इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया और बचपन से पाला है। ये दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एयर बेंडर थे। एंड फिर एंग को अपना थोड़ा बहुत पास्ट याद आ जाता है जब ये अपने टीचर के साथ ट्रेनिंग करता था। एंड एंग अपने टीचर को ना बहुत ज्यादा मानता था। एंड फिर एंग और ये दोनों इस एयर टेंपल के सीक्रेट रूम में आ जाते हैं, वो रूम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंग 12 साल का होने के बाद आ सकता था। एंड असल में ना इनके वर्ल्ड में दी एवाटार्स का एक एक कर पुनर्जन्म होता है। जब पिछला वाला एवाटार मारा जाता है तब नया वाला एवाटार एक नए किंगडम में पैदा होता है और वो एक साइकिल में होता है। सबसे पहले वाटर किंगडम में, फिर अर्थ किंगडम, फिर फायर किंगडम और फिर लास्ट में एयर किंगडम में एवाटार जन्म लेता है। एंड एंग से पहले के एवाटार का नाम एवाटार रोकू था, जो कि द फायर किंगडम में था। एंड तभी हम देखते हैं अचानक से इनके कमरे के बाहर एक बंदर आ जाता है, जिसको देखकर एंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बंदर भी 100 साल पहले सिर्फ एयर टेंपल में ही पाए जाते थे। एंड एयर बेंडर्स इनको पेट की तरह रखते थे। एंड ये बंदर भाई लास्ट बंदर होता है एयर टेंपल का। ये दोनों इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बंदर बहुत ज्यादा तेज होता है। एंड एंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है इस बंदर को देख के, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये बंदर एक लास्ट निशानी होता है एंग के लिए, उसके परिवार और एयर बेंडर्स की। एंड फिर इधर हम प्रिंस जूगो और कमांडर जाओ को देखते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता प्रिंस जूगो, तुम चाहे जो भी कर लो, फायर लॉर्ड तुम्हें वापस फायर किंगडम में नहीं आने देंगे। नहीं, जब मैं एवाटार को पापा को दे दूंगा तो वो ना तो सिर्फ मुझे इज्जत के साथ वापस फायर किंगडम में आने देंगे, बल्कि साथ ही साथ वो मुझे इस नेशन का अगला फायर लॉर्ड भी बनाएंगे। अफसोस, अब तुम तो एवाटार को नहीं पकड़ोगे प्रिंस जूगो, मैं पकड़ूंगा और द फायर लॉर्ड मुझे इनाम देंगे, तुम्हें नहीं, एक फेलियर को नहीं। एंड तभी जूगो गुस्से में कमांडर जाओ को चैलेंज कर देता है। क्यों नहीं, इस बार मैं जरूर से तुम्हारी दोनों आंखों को बंद कर दूंगा। एंड असल में जूगो के लेफ्ट आई पे जो बड़ा सा स्कार है वो इससे कमांडर जाओ ने अपनी पिछली फाइट में दिया था। एंड ये दोनों ना एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। जूगो, तुम्हें याद है ना पिछली बार जब तुम कमांडर जाओ से लड़े थे तो क्या हुआ था? हाँ मुझे याद है अंकल, इसीलिए मैं इस बार दोबारा लड़ना चाहता हूँ। एंड फिर इधर हम एंग को देखते हैं जो उस बंदर का पीछा करते करते एक कमरे में आ जाता है, जहाँ पर इसे ढेर सारे फायर बेंडर्स के आर्मर के साथ साथ इसके टीचर आक्टो का स्केलेटन दिख जाता है। एंड फिर एंग समझ जाता है कि सच में फायर बेंडर्स यहाँ पर आ गए थे। एंड सच में इसके सारे दोस्त, पूरी फैमिली, इसके टीचर, एक्चुअली में सारे के सारे एयर बेंडर्स मारे गए हैं। एंड ये द लास्ट एयर बेंडर है। एंग वहीं पर बैठकर रोने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये है तो एक बच्चा ही ना 12 साल का। एंड तभी साका इसके पास आ जाता है और एंग को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इतना किसकी एवाटार स्टेट एक्टिवेट हो जाती है। और इतना ही नहीं, जितने भी एवाटार के स्टैचू यहाँ इस टेंपल में थे और जितने भी टेंपल में थे जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो सारे के सारे ग्लो करने लगते हैं,
में पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि द एवाटार वापस आ चुका है। कटारा इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन एंग बहुत ज्यादा गुस्सा था, बदले की आग इसे जला रही थी। लेकिन तभी कटारा बोलती है, एंग मैं जानती हूँ तुम दुखी और गुस्सा हो। फायर नेशन ने मेरे भी मम्मी पापा और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को मुझसे छीना था। मुझे पता है एंग, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम इस दुनिया में अकेले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अकेले नहीं हो एंग। मैं और साका, हम दोनों तुम्हारी फैमिली हैं। हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे फायर किंगडम को रोकने में। एंग प्लीज होश में आओ। जिसको सुनकर एंग का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है एंड ये वापस से होश में आ जाता है। मुझे माफ कर देना कटारा, अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम सही कह रही थी। मैं द लास्ट एयर बेंडर हूँ, मुझे इस वॉर को रोकना ही होगा। एंड फिर इधर हम जूगो और कमांडर जाओ को देखते हैं जिनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही खतरनाक फाइट होती है इनके बीच। एंड अब क्योंकि जूगो पहले की तरह वीक नहीं था और इसके पास होती भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर पावर है, क्योंकि ऑब्वियसली फायर लॉर्ड का बेटा ये, तो ये कमांडर जाओ को इस बार हरा देता है। मैं चाहूँ तो इससे बदतर स्कार दे सकता हूँ आपको कमांडर जाओ, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। एंड फिर जूगो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कमांडर जॉर्ज के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन सही टाइम पर आयरल इसको रोक देता है और जूगो को बचा लेता है। एंड ये आयरल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये भी फायर लॉर्ड का भाई है। भाई हारने के बाद पीछे से अटैक, आपको शर्म आनी चाहिए कमांडर जाओ, चाय के लिए शुक्रिया। एंड फिर ये दोनों वहां से चले जाते हैं एंड इधर ये तीनों फिर से तैयार हो जाते हैं वापस से नॉर्थ पोल की तरफ जाने के लिए और वाटर बेंडिंग को मास्टर करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से बंदर दोबारा से इनके पास आ जाता है एंड अचानक से इसको एंग बहुत पसंद आ जाता है एंड एंग इसका नाम मोमो रख देता है। एंड अब ये भी इन लोगों के साथ इनकी जर्नी में चलेगा। एंग, आपा और मोमो ये तीनों इस टेंपल की लास्ट निशानी होते हैं एंड एंग समझ जाता है कि भले इसकी पूरी फैमिली, सारे फ्रेंड्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन एंग अकेला नहीं है। एंग के साथ आपा, मोमो, कटारा और साका होते हैं एंड एंग ये भी समझ गया होता है कि इसे कुछ भी करके सारे के सारे वाटर, अर्थ और फायर बेंडिंग को मास्टर करना होगा, तभी ये फायर नेशन और फायर नेशन के हजारों लाखों सोल्जर्स को हराकर इस 100 साल की वॉर को रोक पाएगा। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं ये लोग मस्ती करते करते एक आइलैंड पे आ जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। वो देखो एलिफेंट फिशेस में जा रहे उनकी सवारी करने एंड एंग जाके कूल दिखने के लिए इन सारे एलिफेंट फिशेस की सवारी करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एंग के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पड़ जाता है जिसकी एलिफेंट फिश को खा जाता है एंड एंग इस मॉन्स्टर से किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस से लैंड पर आ जाता है। आखिर था क्या वो, पता नहीं, लेकिन चलो अब हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से इन लोगों के ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो इन सबको पकड़कर इस आदमी के पास लेकर आ जाते हैं जो इन सबसे कहता है, कौन हो तुम लोग? हम लोग कौन है? तुम लोग कौन हो? और वो लड़के कौन थे जिन्होंने हमें पकड़ा था? लड़कों ने नहीं, हम लड़कियों ने तुम्हें पकड़ा था। क्या तुम लड़कियों ने? ये हो ही नहीं सकता। क्या बोला तुमने? एंड तभी ये आदमी बोलता है, क्या तुम लोग फायर किंगडम के स्पाइस हो? क्यों आए हो तुम लोग यहाँ क्योशी आइलैंड में? एंड क्योशी आइलैंड का नाम सुनते ही एंग बोलता है, क्या ये एवाटार क्योशी का आइलैंड है क्या? हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो एवाटार क्योशी को? क्योंकि मैं भी दी एवाटार हूँ। द लास्ट एवाटार एक एयर बेंडर थे जो 100 साल पहले फायर नेशन के अटैक में मारे गए थे। इन सब के हाथ पैर बांध के इन्हें समुद्र में फेंक दो। लेकिन तभी एंग अपने एयर बेंडिंग का यूज करता है और आजाद हो जाता है, जिसको देखकर ये सब के सब एकदम शॉक रह जाते हैं। ये देखो एयर बेंडिंग, ये नहीं हो सकता, आप तो सच में दी एवाटार हैं। एंड एंग दी एवाटार को देखकर ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं एंड बहुत ही जल्दी आसपास के सारे आइलैंड में न्यूज फैल जाती है कि क्योशी आइलैंड में दी एवाटार आए हैं और वो न्यूज यहाँ जूगो तक भी पहुंच जाती है। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं जिनकी क्योशी आइलैंड वाले फुल देखभाल कर रहे होते हैं। एंग, हमें आज ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, हम ज्यादा दिन एक आइलैंड में नहीं रह सकते। ठीक है कटारा, हम लोग कल चलेंगे पक्का। एंड असल में ना एंग का मन ही नहीं कर रहा होता इस आइलैंड से जाने का, क्योंकि इसको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि पहले तो यहाँ एंग की बहुत ही सारी फैन गर्ल्स थी और इन लोगों की यहाँ फ्री में फुल देखभाल भी हो रही थी। एंड इसीलिए एंग बहुत दिनों से बहाने बना रहा होता है इस आइलैंड से ना जाने के लिए। लेकिन साका अभी भी बहुत गुस्से में होता है क्योंकि इसे यकीन नहीं होता कि लड़कियों ने इसे हराकर पकड़ लिया था, इसीलिए ये इन लड़कियों के पास आ जाता है। हमें माफ करिएगा, हमें पता नहीं था कि आप दी एवाटार के दोस्त हैं। कोई नहीं, तुम लोग तो लड़कियां हो, इसीलिए मैंने तुम लोगों को पहले ही माफ कर दिया। अगर लड़के होते तो शायद तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत होती। अच्छा, आप इतने स्ट्रॉन्ग है क्या? और नहीं तो क्या, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। एंड तभी साका इस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड ये थोड़ी देर में साका की सारी एकड़ी निकाल देती है। एंग, आज हम लोग को साइलेंट से चलना है ना? आज नहीं, कल पक्का चलेंगे। एंग, तुम समझते क्यों नहीं? हम यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते, ये खतरनाक है। मैं सब समझता हूँ कटारा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम जल रही हो मुझसे क्योंकि मेरे इतने सारे फैंस हैं और तुम्हारे नहीं। क्या तुम एक नंबर के बुद्धू हो एंग? एंड फिर कटारा वहाँ से चली जाती है एंड साका फिर से आज इनके पास आ जाता है। तो क्या हुआ साका, फिर से मुझसे लड़ने आए हो? नहीं, देखो सुकी, मैंने बहुत सोचा और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज मुझे ट्रेनिंग दो। मैं भी तुम लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग तो लड़कियां हैं ना। आई एम सॉरी सुकी। ठीक है, मैं तुम्हें
ट्रेनिंग दूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। एंड शर्त ये थी कि साका को लड़कियों की ड्रेस पहन के ट्रेनिंग करना था। एंड साका और सूकी इधर ट्रेनिंग करने लगते हैं एंड कटारा इधर वाटर बेंडिंग की ट्रेनिंग कर रही होती है। लेकिन तभी एंग इसके पास आ जाता है और इससे कहता है, कटारा वो सी मॉन्स्टर याद है तुम्हें जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था थोड़े दिन पहले? मैं जा रहा हूँ उसकी सवारी करने। जाओ जाओ करो। तुम नहीं चलोगी देखने? नहीं, मेरे पास तुम्हारे फैंस की तरफ फालतू टाइम नहीं है एंग। ठीक है। एंड एंग फिर गुस्से में वहां से चला जाता है और इधर सी में अपने फैंस के साथ आ जाता है। लेकिन बहुत देर हो जाती है, वो सी मॉन्स्टर आता ही नहीं। हम लोग जा रहे हैं एंग, प्लीज थोड़ी देर और रुको, वो सी मॉन्स्टर आता ही होगा। नहीं, हमें देर हो रही है। एंड एंग की सारी फैंस वहां से चली जाती है और एंग बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन तभी कटारा वहां पर आ जाती है। कटारा तुम आ गई? क्या करूँ, तुम्हारी चिंता हो रही थी मुझे। सॉरी कटारा, तुम सही कह रही थी, मैं एक नंबर का बुद्धू हूँ। कोई बात नहीं, अब बाहर आओ जल्दी बुद्धू। एंड एंग बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है और एंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये मॉन्स्टर एंग ने जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग था। ये मॉन्स्टर एंग को उड़ा के पानी में फेंक देता है और एंग बेहोश हो जाता है। एंड अगर कटारा ने सही टाइम पे पानी में आके एंग को ना बचाया होता तो फिर आज हमारी एनिमे यहीं पे खत्म हो जाती। एंड फिर ये मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी कटारा को प्रिंस जूगो की शिप दिख जाती है, जो अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ क्योशी आइलैंड में आ गया था एंग को पकड़ने के लिए। एंग होश में आओ। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी आदमी एकदम डरा हुआ इनके पास आता है और बोलता है, फायर नेशन के सोल्जर्स ने हम पर अटैक कर दिया है, जल्दी। सूकी तुरंत ही जूगो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जूगो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जूगो इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन साका सूकी को बचा लेता है। एक तो पता नहीं लोगों के नाम कैसे, साका सूकी जूगो। खैर ये दोनों साथ में मिलकर जूगो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जूगो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। कहाँ हो तुम दी एवाटार? एंग देखता है कि पूरा का पूरा क्योशी टाउन तबाह हो चुका था। एंड अब जाके एंग समझ जाता है कि कटारा सही कह रही थी, उन्हें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए था, तो शायद क्योशी टाउन में इतनी तबाही न मचती। कटारा, ये सारी तबाही मेरी वजह से हो रही है, ये सारी मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं एंग, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि प्रिंस जूगो तुम्हारे पीछे, इस टाउन के नहीं। ठीक है, मैं आपा को लेके आता हूँ। एंड फिर इधर हम सूकी और साका को देखते हैं। साका, तुम्हें यहाँ से जाना होगा जल्दी। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता सूकी। एंड फिर सूकी साका को एक ऐसी चीज देती है जो पता नहीं मुझे कब मिलेगी। मेरी चिंता मत करो साका, हम दोनों फिर से जरूर मिलेंगे। आपा ये पिए। एंड ये सारे यहाँ से भागने लगते हैं। एवाटार का पीछा करो सब। एंड ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं। जूगो इनका पीछा करने लगता है, लेकिन एंग ऐसे इस टाउन को जलते हुए छोड़कर यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, तो इसीलिए ये पता नहीं क्यों समुद्र में कूद जाता है। एंड थोड़ी देर में बाहर आता है, लेकिन अकेले नहीं बल्कि इस सी मॉन्स्टर के साथ। एंग इस सी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर ले जाता है और इस मॉन्स्टर के वाटर अटैक का यूज कर इनके टाउन के पूरी आग को बुझा देता है। और फिर वहाँ से ये सारे लोग निकल जाते हैं। ये सारे के सारे बहुत खुश हो जाते हैं सिवाय इन लोगों के। एंड फिर थोड़े दिन बाद हम देखते हैं एंग और ये लोग अर्थ किंगडम की एक सिटी ओमाशियो में आ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट और फूड सप्लाई को भरने के लिए। रुको एंग, तुम ऐसे ही सिटी में नहीं घुस सकते, वरना फिर से फायर किंगडम को पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में। एंड इसीलिए एंग अपना भेष बदल लेता है और एक बूढ़ा आदमी बन जाता है। हाँ, अब तुम सच में 112 साल के लग रहे हो एंग। एंड फिर ये लोग इस सिटी के अंदर जाने लगते हैं। कौन हो तुम लोग और क्यों जा रहे हो सिटी में? मेरा नाम, वो तो मैं भूल गया, और मैं क्यों जा रहा हूँ वो भी भूल गया। मैं बताती हूँ, ये मेरे दादाजी हैं। हम लोग ऐसे ही सिटी में बस घूमने के लिए आए हैं। ठीक है, अपने दादाजी का ध्यान रखना। एंड फिर ये सारे इस ओमाशियो सिटी में घुस जाते हैं। यहाँ पे डिलीवरी का मेन बिजनेस होता है। एंड एंग इन सबको बताता है, मैं 100 साल पहले यहाँ पर अक्सर आया करता था मेरे दोस्त रूमी से मिलने के लिए। वो एक पागल जीनियस था। हम लोग इस टाउन के डिलीवरी सिस्टम को एक स्लाइड की तरह यूज करते थे और बहुत मजे करते थे, और वही हम लोग आज भी करेंगे। एंग, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक है तभी तो मजा है, अब चलो। एंड इन लोगों का मजा सिर्फ थोड़ी देर का था, क्योंकि थोड़ी देर में ये लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। ये सारे साथ में किसी तरह मरते मरते बचते हैं, लेकिन बहुत सारा तबाही मचा देते हैं इस किंगडम में, जिसके लिए इन्हें ओमाशियो सिटी के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और इस किंगडम के किंग के पास लेके आ जाते हैं। इन तीनों का क्या करना है सर? इन्होंने बहुत तबाही मचाई हमारी सिटी में। लेकिन तभी ओमाशियो सिटी का किंग बोलता है, इन्हें खाना खिलाओ। एंड पता नहीं क्यों ना तो सिर्फ ये किंग इन लोगों को खाना खिलाता है, बल्कि इनके साथ बैठ के खाता है। एंड तब ये लोग से पूछता है, तो तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो वैसे, और तुम्हारा क्या नाम है टकले बच्चे? हाँ, मेरा नाम रूमी है, और मैं मेरे दोस्तों के साथ ऐसी इस टाउन में घूमने आया था। ऐसा है क्या? एंड तभी ये किंग एंग के ऊपर अपने चिकन लेग पीस से अटैक कर देता है, जिससे एंग अपने एयर बेंडिंग से रोक देता है। ओ, तो तुम हो द लास्ट एयर बेंडर, द एवाटार। मुझे नहीं पता था कि एवाटार झूठ भी बोलता है। ये तीनों थक गए होंगे, इन्हें इनके रूम में लेके जाओ और बंद कर दो। एंड फिर इन तीनों को एक रूम में बंद कर दिया जाता है, जिससे लोग कुछ भी करके नहीं निकल सकते थे, इसलिए ये लोग सो जाते हैं। एंड अगले दिन एंग जब उठता है तो देखता है कि कटारा और साका गायब थे। एंड ये सोल्जर्स एंग को किंग के पास लेके आ जाते हैं। मेरे दोस्त कहाँ हैं? चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त सेफ हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। और हाँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यहाँ से जाने दूंगा अगर तुम मेरे 3 टेस्ट में पास हो जाओगे। क्या सच में? हाँ पक्का। पहले ये बताओ कि मेरी नई ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है शायद। बहुत अच्छे, तुम तुम्हारे पहले टेस्ट में पास हो गए। एंड एंग समझ जाता है कि आदमी दिमाग का थोड़ा हिला हुआ है। अब वो देखो एवाटार, तुम्हारे दोस्त, और जो अंगूठी उनके हाथ में है वो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, और अगर अगले 1 घंटे में तुमने मेरे बाकी दोनों टेस्ट को पास नहीं किया तो तुम्हारे दोनों दोस्तों
उस पत्थर में पूरी तरह से फंस जाएंगे और कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। मैं तैयार हूँ तुम्हारे टेस्ट के लिए। एंग का पहला टेस्ट था इस चाबी को इस बहुत ही तेज वाटरफॉल से निकालना, जिसको एंग कई तरह से लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये वाटरफॉल बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ध्यान से सोचो एवेटार, अक्सर तुम्हें जो दिखता है वो सही तरीका नहीं होता किसी चीज को करने का। एंड तभी एंग अपना दिमाग लगाता है और समझ जाता है। वो इस रॉक को तोड़कर अपनी एयर बेंडिंग से सुपर फास्ट स्पीड में स्की की तरफ फेंक देता है और स्की को इस वाटरफॉल से निकाल देता है। बहुत अच्छे, तुम तुम्हारे दूसरे टेस्ट में भी पास हो गए। अब बारी फाइनल टेस्ट की। एंड साका और कटारा के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। जल्दी बताओ फाइनल टेस्ट क्या है? ठीक है बताता हूँ। अपने फाइनल टेस्ट में तुम्हें किसी एक अर्थ बेंडर से लड़ना होगा और ऑब्वियसली जीतना होगा, और तुम तुम्हारा अपोनेंट खुद चुन सकते हो। अब किसको चुनोगे तुम? एंड एंग फिर से दिमाग लगाता और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें चुनूंगा बूढ़ऊ। बहुत गलत चॉइस। एंड एंग को असल में लगा था कि ये बूढ़े आदमी को तो आराम से ही हरा देगा, लेकिन भाई ये बूढ़ा आदमी अगर इतना ही वीक होता तो इस सिटी का किंग थोड़ी ना होता। एंड भाई ये बूढ़ा आदमी अंदर से एक बॉडी बिल्डर होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस अर्थ किंगडम में। एंड फिर हम देखते हैं इन दोनों की बहुत ही भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है। बूढ़ा भले ही 100 साल से भी ज्यादा का होता है, लेकिन इनकी फाइट में एवेटार बहुत गंदा पिट रहा होता है। मुझे नहीं लगा था कि दी एवेटार इतना वीक होगा। एंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे हराए, लेकिन तभी वो कटारा और साका को देखता है और समझ जाता है कि वो हार नहीं सकता। एंग फुल स्पीड में इसकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी ये बूढ़ा आदमी अपने अर्थ बेंडिंग से एंग को एक दलदल में फंसा देता है और दो चट्टानों के बीच में पीसने वाला होता है, जिससे किसी तरह एंग बच जाता है। इन दोनों की फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड एंग इस बार इसके ऊपर किसी तरह एक अटैक लैंड कर देता है। ये गुस्से में अपनी पूरी एनर्जी का यूज कर एक बहुत ही बड़े बोल्डर को इसकी तरफ फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी एंग फिर से अपना दिमाग लगाता है और अपनी एयर बेंडिंग का यूज कर एक बहुत ही बड़ा सा तूफान बना देता है, जो इस बोल्डर को वापस इसी की तरफ फेंक देता है, जिससे बूढ़ा आदमी किसी तरह तो बच जाता है। लेकिन तभी एंग इसे नीचे से घेर लेता है और ये एंग को ऊपर से, एंड इन दोनों के बीच टाई हो जाता है। बहुत अच्छे एवेटार, तुम पास हो गए। अब मेरे दोस्तों को छोड़ो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा एवेटार। क्या? ये तो चीटिंग है। कोई चीटिंग नहीं है, तुम्हें बस मुझे इतना बताना है एवेटार कि मेरा नाम क्या है। एंड ये कह के बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। क्या ये बूढ़ा आदमी सच में पागल है क्या? ये तो इम्पॉसिबल है। वही तो, आखिर तुम किसी का नाम कैसे बता सकते हो जब तुम उसे पहले से नहीं जानते? एंड तब एंग बहुत सोचता है और अब जाकर इसको समझ में आता है एंड ये भागते हुए जाके इस बूढ़े आदमी को गले लगा लेता है, क्योंकि ये आदमी एंग का 100 साल पुराना दोस्त रूमी होता है, जो आज तक जिंदा होता है और इस तुमाशियो सिटी का किंग बन गया होता है। ओ एंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया दोस्त। अब तुम दोनों दोस्तों का मिलन हो गया तो हमें भी बचा लो। किस चीज से? इस रॉक कैंडी से। एंड असल में ये लोग किसी खतरनाक चीज में नहीं बल्कि रॉक कैंडी में बंधे हुए थे तब से। एंड फिर रूमी एंग को बताता है कि इसने ये सब क्यों किया। ये एंग से कहता है कि एंग, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस दुनिया में वापस से सुख और शांति लाने की। तुम्हें चारों एलिमेंट्स एयर, वाटर, फायर और अर्थ को मास्टर करना होगा। उसके बाद ही तुम फायर किंगडम के किंग फायर लॉर्ड ओसाई को हरा पाओगे, जो कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेंडर है। मैं जानता हूँ एंग, ये काम लगभग इम्पॉसिबल और बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। और उसके बाद एंग अपने दोस्त के साथ एक और बार 100 साल पहले की तरह स्लाइड के मजे लेता है, फिर निकल जाता है नॉर्थ पोल की तरफ अपने नए दोस्तों के साथ वाटर बेंडिंग को मास्टर करने के लिए। आज हम देखते हैं ये सारे एक जंगल में रुक कर आराम कर रहे होते हैं। इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन तभी इन्हें एक बहुत जोर की ब्लास्ट की आवाज आती है। ये लोग जब उस आवाज का पीछा करते हैं तो इन्हें इनकी तरह एक बेंडर दिखता है, जो अर्थ बेंडर होता है। एंड ये अर्थ बेंडर इन सबको देखकर वहाँ से भाग जाता है, जिसपे एंग कहता है हमें इसका पीछा करना चाहिए, किसी विलेज में ही रहता होगा, वहाँ हमें कुछ खाने के लिए मिल सकता है। एंड ये लोग इस लड़की का पीछा करते हैं और एक विलेज में आ जाते हैं, जो कि पहले तो अर्थ किंगडम में था, लेकिन अब फायर किंगडम ने उस पर कब्जा कर लिया होता है। इन्हें लड़का भी वहीं पर दिख जाता है एंड ये इसके घर में आ जाते हैं। सुनो, तुम तो वही लड़की हो ना जो अर्थ बेंडिंग यूज कर सकता है। एंड इसको सुनकर ये दोनों एकदम डर जाते हैं। एंड इस लड़की की मम्मी लोगों से कहती है कि ये लोग किसी को भी ना बताएं कि इनका बेटा हरू अर्थ बेंडिंग यूज कर सकता है, वरना फायर नेशन वाले इसको पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। एंड तभी फायर नेशन के कुछ सोल्जर्स इनके घर में आ जाते हैं। हमें और पैसे चाहिए, टैक्स बढ़ गया है, जल्दी दो वरना तुम जानती हो क्या होगा। एंड ये औरत बेचारी अपनी सारी सेविंग इनको दे देती है। हरू इन सबको बताता है कि जब से फायर नेशन वालों ने इस टाउन पर कब्जा किया है, वो इस टाउन को धीरे धीरे बर्बाद करते जा रहे हैं। एंड जो भी लोग अर्थ बेंडिंग या फिर अर्थ मैजिक का यूज कर सकते हैं, उन्हें ये लोग पकड़कर कहीं दूर जेल में बंद कर दे रहे होते हैं, जो कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता। एंड फायर किंगडम वालों ने ना हरू के पापा को भी पकड़ लिया था, इसीलिए हरू चुपचाप अपने अर्थ बेंडिंग की ट्रेनिंग करता था, ताकि फायर नेशन वाले इसे भी ढूंढकर इसे पकड़ न ले। कटारा इसे बताती है कि फायर नेशन वालों ने इसकी मम्मी पापा को भी खत्म कर दिया था और ये नेकलेस उसकी मम्मी की लास्ट निशानी है। ये दोनों साथ में ऐसे घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ये लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी एक माइन में पत्थरों के नीचे फंस गया होता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, हरू अपनी अर्थ बेंडिंग का यूज करो। एंड क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई नहीं होता, हरू अर्थ बेंडिंग का यूज कर इस बूढ़े आदमी की जान को बचा लेता है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी
आदमी भाई थोड़े पैसों के लिए फायर नेशन सोल्जर्स को हरू के बारे में बता देता है, जो रात में आकर हरू को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। एंड अगले दिन जब कटारा को इस बारे में पता चलता है तो इसका दिल टूट जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि इसकी वजह से हरू फंस गया, जो कि सही बात है एक तरह से देखे तो। लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें तो पता भी नहीं कि हरू को वो लोग लेके कहाँ पर गए हैं। चिंता मत करो, फायर नेशन वाले हमें खुद हरू के पास लेके जाएंगे। एंड फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं। ये लोग जानबूझकर इन फायर नेशन के सोल्जर्स के आगे लड़ जाते हैं। एंड फिर एंग के एयर मैजिक से ये दिखा देते हैं कि कटारा भी अर्थ बेंडिंग का यूज कर रही है। वो देखो, वो बंदा अर्थ बेंडिंग का यूज कर रहा है। नहीं बेवकूफ, ये लड़की कर रही है, इसको पकड़ के लेके जाओ। एंड ये फायर नेशन वाले फिर कटारा को भी पकड़ लेते हैं एंड अपने साथ इस सी प्रिजन में लेके आ जाते हैं, जिनका पीछा कर इन दोनों को भी इस प्रिजन की लोकेशन का पता चल जाता है। फायर नेशन वाले ना इस सी प्रिजन में सारे के सारे अर्थ बेंडर्स को बंद करके रख देते हैं। क्योंकि फायर और एयर बेंडर्स की तरह अर्थ और वाटर बेंडर वाले तब तक अपने बेंडिंग मैजिक का यूज नहीं कर सकते थे जब तक उनके पास अर्थ या फिर वाटर ना हो। और अर्थ का मतलब जैसे जो मिट्टी से बना हो या फिर जो जमीन से रिलेटेड हो। इसीलिए ये सारे अर्थ बेंडर्स चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि चारों तरफ समुद्र था और पूरी की पूरी शिप मेटल की बनी थी। अर्थ कहीं पर आसपास था ही नहीं। कटारा हरू को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड हरू भी बहुत खुश होता है, क्योंकि बहुत सालों बाद ही अपने पापा से मिल पाया था। कटारा हरू के पापा से पूछती है, तो आप लोगों का प्लान क्या है? कैसा प्लान? यहाँ से बाहर निकलने का। एंड तब हरू के पापा इसे बताते हैं कि वो यहाँ पर 10 साल से बंद है एंड ये लोग कुछ भी करके यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। एंड असल में ना ये सारे के सारे लोग अपनी हिम्मत हार गए होते हैं। इन्हें लगता ही नहीं कि ये लोग अब यहाँ से कभी अपनी जिंदगी में बाहर निकल पाएंगे, तब तक नहीं जब तक कोई चमत्कार ना हो जाए। इसीलिए तभी कटारा इन सब की हिम्मत को बढ़ाने के लिए इन सबसे कहती है, आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग जिस चमत्कार का वेट कर रहे थे वो हो चुका है। द एवाटार वापस आ चुका है, जो ना तो सिर्फ आप सबको बचाएगा बल्कि साथ ही साथ पूरी दुनिया को फायर किंगडम से बचाकर इस दुनिया में वापस से सुख और शांति लाएगा। लेकिन इन सबको कटारा की बात का यकीन ही नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली भाई 100 साल हो गए होते हैं एवाटार को गायब हुए। रात में जब ये लोग वहाँ पर छुप कर आते हैं और कटारा से पूछते हैं कि हरू कहाँ है, तब कटारा इन्हें बताती है कि उन्हें सिर्फ हरू को नहीं, इन सारे अर्थ बेंडर्स को बचाना होगा जो इस प्रिजन में बंद है। लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे कटारा? हम इतने सारे फायर बेंडर्स को हराकर इतने सारे अर्थ बेंडर्स को आपा में बैठा के कैसे लेके जाएंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा। काश यहाँ पे हम थोड़ी बहुत अर्थ ला पाते। क्यों ना हम इस शिप को समुद्र के अंदर लेके जाएं, नीचे तो मिट्टी होगी। एंड कटारा और साका समझ जाते हैं कि एंग प्लानिंग के लायक नहीं है। लेकिन तभी कटारा को एक आइडिया आ जाता है। वो समझ जाती है कि भले ये शिप पूरी की पूरी मेटल की बनी है, लेकिन भाई ये शिप चल तो कोयले से रही है ना, जो कि अर्थ होता है। एंड अगर ये लोग अर्थ बेंडर्स के पास तक उस कोल को पहुंचा दे तो अर्थ बेंडर्स अपनी अर्थ बेंडिंग का यूज कर इन लोगों की मदद कर पाएंगे फायर नेशन के सारे सोल्जर्स को हराने में। एंड ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये सारे के सारे सोल्जर्स इन लोगों को घेर लेते हैं। लेकिन तभी एंग अपने एयर बेंडिंग से सारे के सारे कोल को यहाँ इन लोगों के पास बाहर निकाल देता है। एंड द एवाटार को अपने सामने सच में देखकर इन लोगों की हिम्मत वापस लौट आती है। एंड ये सारे के सारे अर्थ बेंडर्स एक साथ मिलके इन तीनों के साथ अपनी अर्थ बेंडिंग का यूज कर इन सारे फायर नेशन के सोल्जर्स को हरा देते हैं। एंड फाइनली कई सालों बाद उस प्रिजन से आजाद हो जाते हैं एंड तैयार हो जाते हैं दोबारा से फायर किंगडम से लड़कर अपने विलेजेस को वापस से फायर किंगडम से छीनने के लिए। एंड तुम लोग समझ रहे हो ना भाई, एंग ना इन सारे लोगों के लिए एक होप की तरह आया होता है। एंड एंग ने वही काम किया होता है जो दी एवाटार को करना होता है, लोगों को होप और खुशियां देना। लेकिन तभी अचानक से कटारा देखती है कि उसकी मम्मी का नेकलेस गायब हो गया था, जो कि वहीं उसी फायर शिप पर छूट गया होता है, जो फायर किंगडम के बैनिश प्रिंस जूगो को मिल गया होता है, जो अपने मिशन पर होता है दी एवाटार को पकड़कर अपने पापा को देने के लिए। एंड फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं लोग फिर से अपने नॉर्थ पोल की जर्नी के रास्ते पर होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कटारा देखती है कि फायर किंगडम ने एक पूरे के पूरे आधे से ज्यादा जंगल को तबाह कर दिया था, जिसको देखकर एंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी कटारा इससे कहती है, चिंता मत करो एंग, नेचर की एक बहुत बड़ी ताकत होती है कि वो खुद को खुद से हील कर सकती है अगर उसे फिर से तबाह ना किया जाए। तुम्हें बस कुछ भी करके फायर किंगडम को रोकना होगा और ये फॉरेस्ट दोबारा से कुछ ही सालों में फिर से पहले की तरह पेड़ों, फल और फूल और जानवरों से भर जाएगा। जिसको सुनकर एंग थोड़ा खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से इनके पास एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो एंग से कहता है, आप तो दी एवाटार है ना, प्लीज हमारी मदद करिए दी एवाटार। एंड फिर इधर हम जूगो के चाचा आयरल को देखते जो मस्त यहाँ हॉट स्प्रिंग में मजे ले रहे होते हैं। अंकल जल्दी चलिए, हमें चलना चाहिए। मैं थोड़ी देर और आराम करना चाहता था जूगो। अच्छा ठीक है, आपके पास सिर्फ आधे घंटे और है अंकल, फिर अपने कपड़े पहन के मुझे वहाँ बोट के पास मिलेगा। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये लोग इस बूढ़े आदमी के साथ इस विलेज में आ जाते हैं। ये सारे के सारे दी एवाटार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। प्लीज एवाटार हमारी मदद करिए, 3 दिनों से एक स्पिरिट मॉन्स्टर आके हमारे विलेज पर अटैक कर और हमारे लोगों को किडनैप
कर कर अपने साथ ले जा रहा है। अब आप ही उस स्पिरिट मॉन्स्टर को रोक कर हमारी मदद कर सकते हैं दी एवाटार। एंड एंग तो भाई दी एवाटार है, उसको इनकी मदद करनी पड़ेगी। एंड क्योंकि एंग दी एवाटार होता है ना, इसीलिए ये स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच का ब्रिज होता है। और स्पिरिट वर्ल्ड मतलब जैसे आत्माओं की दुनिया। एंड फिर इधर हम देखते हैं आधा घंटा बीत जाता है और आयरल अभी भी सो रहा होता है, आराम कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से इसके ऊपर कुछ अर्थ बेंडर्स अटैक कर देते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। अरे आज तो हमारी लॉटरी लग गई, ये कोई नॉर्मल फायर नेशन का सोल्जर नहीं बल्कि फायर लॉर्ड ओजाई का भाई द ड्रैगन फाइटर कमांडर आयरल है, ले चलो इसे। एंड इधर हम देखते हैं एंग रात को इस विलेज की निगरानी कर रहा होता है और इसे पता भी नहीं चलता कब अचानक से इसके पीछे ये स्पिरिट मॉन्स्टर आ जाता है जो एंग पर अटैक कर देता है और इस पूरे के पूरे विलेज को तबाह करने लगता है। एंड तभी साका भी इधर एंग की मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन ये स्पिरिट मॉन्स्टर साका को लेकर वहाँ से भागने लगता है। एंग इसका पीछा करता है लेकिन ये स्पिरिट मॉन्स्टर बहुत ज्यादा फास्ट था। एंड एंग जैसे ही साका के हाथ को पकड़ता है, स्पिरिट मॉन्स्टर साका को लेके वापस स्पिरिट वर्ल्ड चला जाता है। एंड एंग क्योंकि दी एवाटार था, वो दोनों वर्ल्ड ह्यूमन और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच में फंस जाता है, मतलब इसकी सोल यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में ही रह जाती है। एंड फिर इधर हम आयरल को देखते हैं जिसको ये लोग अपने साथ पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड ये थोड़ी थोड़ी देर पे अपनी निशानी रास्ते में छोड़ते जा रहा होता है क्योंकि इसे यकीन था कि प्रिंस जूगो इसे ढूंढ रहा होगा। एंड इधर हम देखते हैं कटारा बहुत ज्यादा दुखी होती है और पूरी रात एंग और साका का इंतजार करती है। लेकिन एंग क्योंकि इस समय स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में फंसा हुआ था, इसीलिए ये कटारा से बात ही नहीं कर पा रहा होता। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। एंड अभी नहीं अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी अचानक से ये देखता है कि एक ड्रैगन इसकी तरफ फुल स्पीड में आ जाता है, जिसको देखकर एंग पहचान जाता है कि ये ड्रैगन एवाटार रोकू, इसके पहले के जो एवाटार थे उनका पार्टनर था, ठीक जैसे वैसे आपा इसका है। एंड फिर ये ड्रैगन एंग को अपने ऊपर बैठा लेता है और फिर कहीं पर लेके जाने लगता है। एंड इन्हें ना कोई नॉर्मल इंसान तो देख नहीं सकता था क्योंकि ये लोग अभी स्पिरिट फॉर्म में थे। लेकिन भाई क्योंकि आयरल ना बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड इंसान था, एंड ये ऐसा क्यों था ये हमें आगे पता चलता है। ये एंग को देख लेता है इस ड्रैगन पर बैठकर कहीं पर जाते हुए। एंड इधर हम देखते हैं जूगो आयरल का पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी से हवा में आपा और कटारा दिख जाते हैं जो एंग और साका को ढूंढ रहे होते हैं। एंड अब ये सोच में फंस जाता है कि ये एंग का पीछा करे या फिर जाके अपने अंकल को बचाए। एंड फिर इधर हम एंग को देखते हैं जिसको ये ड्रैगन एक एवाटार टेंपल के अंदर लेके आ जाता है। पहले तो एंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये ड्रैगन यहाँ पर एंग को इस टेंपल में क्यों लाया जहाँ पर एवाटार रोकू की एक स्टैचू है। लेकिन फिर ये ड्रैगन एंग को अपनी विजन से बताता है कि आज से ठीक 2 दिन बाद जब ये लाइट एवाटार रोकू के स्टैचू भी पड़ेगी, तब एंग दी एवाटार रोकू से बात कर पाएगा, जो कि एंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फिर इधर हम देखते हैं आयरल भाई इन सारे सोल्जर्स को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये सोल्जर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ये लोग आयरल को दोबारा से पकड़ लेते हैं। कैप्टन, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हम इसे ऐसे वापस अर्थ किंगडम नहीं लेके जा सकते, हमें इसके हाथ यहीं पर तोड़ देने चाहिए। एंड ये लोग भाई आयरल के हाथ को पीस देने वाले होते हैं ताकि ये दोबारा से फायर बेंडिंग का यूज ना कर पाए। लेकिन तभी जूगो वहाँ पर आ जाता है और आयरल को बचा लेता है। एंड इसने ना भाई अपने चाचा और एवाटार के बीच में अपनी चाचा की जिंदगी को चुना होता है। बहुत अच्छे, तो आज फायर किंगडम का निकाला हुआ प्रिंस भी हमारे हाथ लग गया, चुपचाप सरेंडर कर दो। तुम दोनों को दिख ही रहा होगा कि हम लोग नंबर में कितने ज्यादा है। हाँ, लेकिन तुम लोग को शायद ये नहीं दिख रहा कि तुम लोगों का सामना किससे हो रहा है। एंड ऑब्वियसली भाई ये 6-7 अर्थ किंगडम के सोल्जर्स फायर लॉर्ड ओजाई के बेटे और भाई को थोड़ी ना हरा पाएंगे। एंड ये दोनों साथ में मिलके इन सारे सोल्जर्स को हरा देते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं एवाटार रोकू का ड्रैगन वापस से एंग की स्पिरिट को इसकी बॉडी के अंदर डाल देता है, जिससे एंग वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में लौट आता है। कटारा एंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड एंग कटारा से कहता है कि वो समझ चुका है कि उसे क्या करना है। ये फिर से रात का इंतजार करता है एंड ये स्पिरिट मॉन्स्टर दोबारा से विलेज पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार एंग सब कुछ समझ चुका था, ये जान गया था कि ये कोई स्पिरिट मॉन्स्टर नहीं बल्कि द फॉरेस्ट स्पिरिट है, जो कि इसलिए इतनी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि फायर किंगडम ने आधे से ज्यादा जंगल को जला दिया था। एंग स्पिरिट से भी एवाटार रोकू के ड्रैगन की तरह अपनी विजन से बात करता है और इससे सॉरी कहता है। एंड फिर एंग इससे प्रॉमिस करता है कि अब वो उसके जंगल में ऐसा कुछ भी दोबारा कभी भी नहीं होने देगा और जिन्होंने भी उसके जंगल को तबाह किया था उन्हें वो सजा देगा। एंड अब जाके इस फॉरेस्ट स्पिरिट का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है एंड ये वापस से फॉरेस्ट लौट जाता है और जितने भी लोगों को इसने किडनैप किया था उन्हें वापस से विलेज में छोड़ देता है। साका, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे बहुत तेज सुसु आई है। एंड फिर हम देखते हैं एंग इन लोगों को बताता है कि एंग को कुछ भी करके कल तक एवाटार रोकू के टेंपल में पहुंचना होगा क्योंकि तभी वो एवाटार रोकू से बात कर पाएगा, जो कि एंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वो एवाटार रोकू का टेंपल फायर किंगडम में होता है। एंड इसीलिए ना एंग चुपचाप रात में निकल रहा होता है क्योंकि वो कटारा और साका की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन आपा भाई उन दोनों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था और ना तो ये दोनों एंग को छोड़ना चाहते थे, इसलिए एंग को इन लोगों को मजबूरन अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। एंग के पास कुछ ही घंटे बचे होते हैं फायर टेंपल पहुंचने के लिए, इसलिए फुल स्पीड में फायर टेंपल की तरफ निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इस आदमी के सामने प्रिंस जूगो आ जाता है, जो इसे डरा धमका कर पता कर लेता है कि एंग कहाँ जा रहा है। एंड ये भी अपनी सुपर फास्ट वॉरशिप से एंग का पीछा करने लगता है। आपा फुल स्पीड। जूगो, तुम जानते हो ना तुम फायर नेशन के अंदर नहीं जा सकते, ये बेवकूफी है। मुझे कुछ भी करके दी एवाटार को पकड़ना होगा अंकल, मुझे अंदर जाना ही होगा। एवाटार पर अटैक करो। एंड ये लोग एंग
के ऊपर एक फायर बॉल से अटैक कर देते हैं, जिससे एंग किसी तरह बचता है। ये लोग फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं इनके सामने फायर किंगडम का एक शिप ब्लॉकेड होता है। एंड क्योंकि एंग के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए इसको कुछ भी कर यहीं से जाना होगा। एंड ज़ूगो भी रुकने वाला तो था नहीं, क्योंकि इसे कुछ भी करके एवाटार को पकड़ना है। लेकिन तभी हम देखते हैं शिप पर कमांडर जाओ भी होता है, जो कहता है, अरे वाह, आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, शायद फायर बॉल्स तैयार करो। हम आज ही के आज एवाटार और इस बेघर प्रिंस को, जो मना होने के बावजूद फायर किंगडम में घुसने की कोशिश कर रहा है, हम इन दोनों को खत्म कर देंगे। एंड ये सारी की सारी शिप्स भाई हजारों फायर बॉल्स को इन लोगों की तरफ छोड़ देती है, जिससे आपा किसी तरह बच जाता है। लेकिन ज़ूगो की शिप थोड़ी सी तबाह हो जाती है। एंड इनके अगले अटैक से साका नीचे गिर जाता है, जिससे एंग किसी तरह साका को बचाता है। इन लोगों के सामने कमांडर जाओ होता है, जो दोबारा से एंग के ऊपर अपनी फायर बॉल से अटैक कर देता है। लेकिन भाई एंग अपने एयर बेंडिंग से इस फायर बॉल को तबाह कर देता है। एंड ये लोग फायर किंगडम के अंदर किसी तरह घुस जाते हैं। सर, द एवाटार तो निकल गया, प्रिंस ज़ूगो का क्या करना है? एक काम करो, जाने दो इसे। एंड कमांडर जाओ प्रिंस ज़ूगो को जाने देता है, क्योंकि ये जानता था कि प्रिंस ज़ूगो एंग का पीछा कर रहा है। एंड ये ज़ूगो का पीछा कर एंग और प्रिंस ज़ूगो दोनों को पकड़ पाएगा। लेकिन ज़ूगो इतना तो बेवकूफ था नहीं, वो इस धुएं का सहारा लेकर एक दूसरी बोट पर बैठकर फायर टेंपल की तरफ निकल जाता है। एंड इधर हम देखते हैं ये लोग फाइनली फायर टेंपल पर आ जाते हैं। एंड एंग के पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं था। ये लोग इस फायर टेंपल के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर कोई भी फायर नेशन के सोल्जर्स तो नहीं, लेकिन इस एवाटार टेंपल के गार्डियन जरूर होते हैं, जो इस एवाटार टेंपल के गार्डियंस होने के बाद भी एंग पर ही अटैक कर देते हैं। ये लोग इन लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं और उस कमरे को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर एवाटार रोकू का स्टैचू है। लेकिन इन लोगों को उस कमरे का रास्ता मिल ही नहीं रहा होता। लेकिन तभी एक गार्डियन एंग के सामने आ जाता है, जो एंग से कहता है कि वो एंग की मदद करना चाहता है। वो फायर लॉर्ड उजाई के लिए नहीं, बल्कि अभी भी दी एवाटार के लिए ही लॉयल है। एंड ये लोग इसकी बात को मान जाते हैं। एंड ये एंग को उस कमरे की तरफ लेकर जाने लगता है। आखिर क्यों? जब वो सारे एवाटार टेंपल के गार्डियंस है, तो उन्होंने मुझ पर क्यों अटैक कर दिया? क्योंकि जब हम गार्डियंस ने कई सालों तक आपका इंतजार किया और आप नहीं आए दी एवाटार, तो गार्डियन हेड ने फायर लॉर्ड उजाई को अपनी लॉयलिटी की कसम दे दी। लेकिन थोड़े दिनों पहले जब एवाटार रोकू का स्टैचू ग्लो करने लग गया, तब मैं समझ गया था कि मुझे मेरे साथियों को धोखा देना पड़ेगा। एंड इसीलिए गार्डियन एंग को इस कमरे के पास लेकर आ जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ये रूम ना लॉक्ड होता है। एंड इस गेट को या तो सिर्फ 5 फायर बेंडर्स खोल सकते थे, या फिर दी एवाटार जिन्होंने फायर बेंडिंग को मास्टर कर रखा हो। लेकिन एंग को तो फायर बेंडिंग आती ही नहीं थी, इसलिए अब ये लोग बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी साका अपना दिमाग लगाता है और पहली बार एक कमाल का प्लान बताता है। एंड ये लोग बॉम्ब्स को इसमें फिट कर फोड़ देते हैं और छुप जाते हैं। एंड ये वाला गार्डियन इन सारे गार्डियंस को यहाँ पर लेकर आ जाता है और सबसे कहता है कि एंग ना इस रूम के अंदर घुस गया और इसको ना मोमो की परछाई दिखा देते हैं, जो दरवाजे के नीचे की छोटी सी जगह से घुस गया होता है। एंड दरवाजे पर उस बॉम्ब की वजह से निशान भी होता है फायर बेंडिंग का। एंड इसीलिए गार्डियंस बेवकूफ बन जाते हैं और खुद ही एंग के लिए इस गेट को खोल देते हैं, जिससे अब एंग इस रूम के अंदर घुस पाएगा। लेकिन तभी एक और दिक्कत हो जाती है। एंग को प्रिंस ज़ूगो वहाँ पर अचानक से आकर पकड़ लेता है। एंड फिर ये एंग को अपने साथ लेकर जाने लगता है और इन लोगों को ये गार्डियंस पकड़ लेते हैं। ये गेट दोबारा से बंद होने लगता है। एंड एंग के पास बहुत ज्यादा कम टाइम बचा होता है, इसलिए तभी ये प्रिंस ज़ूगो को अपने एयर मैजिक से नीचे फेंक देता है और किसी तरह इन सबसे बचकर एकदम सही टाइम पर इस रूम के अंदर घुस जाता है। एंड ये रूम बंद हो जाता है। ये लोग दोबारा से इस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इस गेट को एवाटार के अलावा कोई नहीं खोल सकता था। एंड ये लाइट जैसे ही एवाटार रोकू के स्टैचू पे पड़ती है, ये स्टैचू ग्लो करने लगता है। एंड एंग के सामने द प्रीवियस एवाटार रोकू आ जाते हैं, जो एंग से कहते हैं, तुम्हें देखकर अच्छा लगा एंग। एंड फिर इधर हम देखते हैं कमांडर जाओ भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है, जो प्रिंस ज़ूगो के जाल में फंसा नहीं होता। एंड ये ज़ूगो और इन सबको पकड़ लेता है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, जाओ, एवाटार उस रूम के अंदर घुस चुका है और वो रूम अब खुल नहीं रहा। कोई बात नहीं, एवाटार बाहर तो निकलेगा ना। एंड जैसे ही वो बाहर निकलेगा, हम लोग उसे यहीं पर खत्म कर देंगे। तैयार हो जाओ सारे लोग। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं। एवाटार रोकू, मेरी मदद करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे सामने है एंग। तुम्हें चारों एलिमेंट्स एयर, वाटर, अर्थ और फायर की बेंडिंग को मास्टर करना होगा, फिर ही तुम फायर किंगडम को रोक पाओगे। लेकिन मैंने यहाँ तुम्हें एक और बहुत जरूरी चीज बताने के लिए बुलाया है एंग। आज से 100 साल पहले द फायर कॉमेट अर्थ के ऊपर से गुजरा था, और जब भी वो फायर कॉमेट अर्थ के पास से गुजरता है, सारे के सारे फायर बेंडर्स की पावर हद से ज्यादा बढ़ जाती है। और उसी कॉमेट का यूज कर 100 साल पहले फायर लॉर्ड सोजेन ने अपनी आर्मी के साथ दुनिया पर एक बहुत ही घातक हमला किया था। उसी कॉमेट की पावर का यूज कर फायर नेशन ने सारे के सारे शक्तिशाली एयर बेंडर्स को आसानी से खत्म कर दिया था। वो फायर कॉमेट सारे के सारे फायर बेंडर्स की पावर को इतना ज्यादा बढ़ा देता है, हाँ बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वो फायर कॉमेट फिर से 100 साल बाद वापस आ रहा है, वो भी इन गर्मियों के खत्म होने से पहले। और अगर उस फायर कॉमेट के आने से पहले तुमने फायर लॉर्ड उजाई को नहीं रोका, तो उस फायर कॉमेट की पावर का यूज कर फायर लॉर्ड उजाई न तो सिर्फ तुम्हें खत्म कर देगा, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया पर कब्जा करने के मिशन में आसानी से कामयाब हो जाएगा। लेकिन आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लोगों को एक एलिमेंट को
मास्टर करने में सालों लग जाते हैं, फिर आखिर मैं इतने कम टाइम में चारों एलिमेंट्स को कैसे मास्टर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ ये नामुमकिन है, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके ये करना ही होगा। तुम्हें फायर लॉर्ड ओजाई को हरा कर इस दुनिया में वापस से सुख और शांति लाना ही होगा एंग, क्योंकि तुम दी एवटार हो और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर लोगे। अब जाओ एंग, बाहर कुछ दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत मदद अभी तुम्हारी कर सकता हूँ। एंड तभी ये गेट खुलने लगता है। सब लोग तैयार हो जाओ। एंड तभी ये गेट खुल जाता है एंड ये सारे के सारे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फायर अटैक से अटैक कर देते हैं, लेकिन इनके अटैक्स किसी काम के थे ही नहीं, क्योंकि इनके सामने खड़े थे द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर बेंडर ऑफ ऑल टाइम, द एवटार रोकू। एंड एवटार रोकू अपने एक ही अटैक से इन सबको आजाद कर देते हैं एंड इनको देखकर ये सारे के सारे वहां से डर के भागने लगते हैं। ज़ूगो भी आजाद होकर वहां से भाग जाता है एंड एवटार रोकू इस पूरे के पूरे फायर टेंपल को तबाह करने वाले होते हैं। एंड तभी ये लाइट स्टैचू पर से हट जाती है एंड एंग वापस से होश में आ जाता है। एंग और ये सारे आपस में बैठकर वहां से निकल जाते हैं एंड प्रिंस ज़ूगो भी वहां से बचकर निकल जाता है एंड कमांडर जाओ के हाथ में कोई भी नहीं लगता। एंड भले ही एंग जिंदा बचकर उस टेंपल से निकल गया होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टेंशन में होता है एंड होगा भी भाई, क्योंकि इस छोटे से बच्चे के ऊपर पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी होती है। तो फिर आज हम देखते हैं एंग सो रहा होता है और इसे हमेशा की तरह उसी दिन के खतरनाक सपने आ रहे होते हैं जिस दिन ये सील हो गया था और इसके सारे दोस्त, इसके टीचर, सारे एयरबेंडर्स मारे गए थे और ये कुछ भी नहीं कर पाया था। एंड एंग जब भी ये सपना देखता है ना तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं ये लोग एक विलेज आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला होता है, लेकिन ज़ूगो को यकीन ही नहीं होता क्योंकि आसमान एकदम साफ था। एंड इधर क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं थे कुछ खरीदने के लिए, इसलिए साका एक बूढ़े आदमी के साथ मछलियां पकड़ने जाने लगता है कुछ पैसे कमाने के लिए इन तीनों के लिए, क्योंकि इसे भी ये नहीं लगा था कि एक स्टॉर्म आने वाला है। लेकिन तभी ये बूढ़ा आदमी एंग को पहचान जाता है और से कहता है, तुम तो एवटार हो ना, कहाँ थे तुम 100 सालों से? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम सब ने कितना सफर किया है, क्यों भाग गए थे तुम? जिस पे कटारा एंग को डिफेंड करने लगती है, लेकिन एंग इस बूढ़े आदमी की बात को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहां से उड़कर चला जाता है। एंड फिर इधर हम ज़ूगो को देखते हैं जिसकी इसके खुद के क्रूमेट से लड़ाई हो गई होती है, क्योंकि ज़ूगो ये जानने के बावजूद कि आगे एक बहुत ज्यादा खतरनाक स्टॉर्म है, ये आगे बढ़ता जा रहा होता है एंग को पकड़ने के लिए। एंड इन लोगों को लगने लगता है कि ज़ूगो ना बहुत ही ज्यादा मतलबी है और उसको उसके टीममेट्स की कोई परवाह नहीं, उसे बस कुछ भी करके दी एवटार को ही पकड़ना है। एंड ये सारे के सारे लोग ज़ूगो के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, लेकिन तभी आयरल इनके पास आ जाता है और अब वो जाके ज़ूगो के पास के बारे में इन सबको बताता है। ज़ूगो ना पहले दिल का बहुत अच्छा इंसान था, मतलब अभी भी है लेकिन पहले ज्यादा था। एंड एक बार ना फायर किंगडम वाले अर्थ किंगडम को हराने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन का यूज करना चाहते थे, एक सैक्रिफाइस। फायर किंगडम वाले पूरी की पूरी शिप का, जिसमें अभी अभी नए फायर किंगडम्स के सोल्जर्स ज्वाइन किए हैं, उसे ऐसा बेट यूज करने वाले थे। मतलब ये लोग अभी अभी के ज्वाइन हुए एकदम नए फायर सोल्जर्स को जानबूझकर सैक्रिफाइस करने वाले थे ताकि ये लोग अर्थ किंगडम को हरा सके। लेकिन ज़ूगो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि फायर किंगडम इस प्लान का यूज करे और अपने खुद के फायर नेशन के सोल्जर्स की लाइफ के साथ ऐसे खिलवाड़ करे। इसीलिए इस प्लान के खिलाफ ज़ूगो इस जनरल को चैलेंज कर देता है एक लड़ाई के लिए। लेकिन ज़ूगो को ये नहीं पता था कि ये प्लान उसके खुद के पापा फायर लॉर्ड ओजाई का था। इसीलिए ज़ूगो से लड़ने के लिए उसके पापा फायर लॉर्ड ओजाई आ जाते हैं। ज़ूगो भाई क्योंकि अपने पापा से नहीं लड़ना चाहता था, इसीलिए वो अपने पापा के ऑर्डर को नहीं मानता, जिसके लिए ओजाई ज़ूगो को फायर किंगडम से निकाल देते हैं। और क्योंकि उनके हिसाब से ज़ूगो बहुत वीक है और उनका ऑर्डर नहीं माना, और क्योंकि ज़ूगो किसी काम का नहीं था फायर किंगडम के लिए, इसलिए अब वो तभी वापस फायर किंगडम जा सकता है जब वो दी एवटार को अपने साथ लेकर जाए और अपनी वर्थ को प्रूव करे। एंड तभी ज़ूगो फायर नेशन का अगला किंग बन पाएगा। एंड इसीलिए ज़ूगो इतना पागल रहता है एंग को पकड़ने के लिए ताकि वो अपनी रिस्पेक्ट को वापस से पा सके। एंड फिर इधर हम कटारा को देखते हैं जिसको थोड़ा ढूंढने पर एंग मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा दुखी होता है। एंड कटारा के पूछने पर एंग इसको अपना असली पास्ट बताता है। पहले ना जब एंग एक नॉर्मल एयर बेंडर था तब ये बहुत मजे करता था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जब सबको पता चला कि एंग दी एवटार है, इसके सारे दोस्तों ने इसके साथ रहने और खेलने से मना कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली भाई एंग दी एवटार है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जिस भी टीम में जाएगा वही जीतेगी। और ये सारे लोग एवटार की इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि ये लोग चाहकर भी एंग को हरा नहीं सकते थे। एंग के पास अब टाइम ही नहीं रहता था मस्ती करने का, सबके साथ खेलने का, क्योंकि इसके ऊपर ना चाहते हुए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई होती है, जल्दी से सारे एलिमेंट्स की बेंडिंग को मास्टर कर पूरी दुनिया में सुख और शांति को बनाए रखने की। एंग को ना हर रोज पूरे दिन ना चाहते हुए भी ट्रेनिंग करते रहना पड़ रहा होता है। एंड एंग ना बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, ठीक वैसे जैसे वो पहले जीता था अपने दोस्तों के साथ। एंड पूरे के पूरे एयर टेंपल में सिर्फ और सिर्फ गियार्ट्सो ही थे जो एंग को दी एवटार नहीं बल्कि एक 12 साल के बच्चे की तरह देखते थे एंड उसके साथ मजे करते थे। लेकिन इन मॉन्क्स को इससे भी दिक्कत थी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि गियार्ट्सो एंग की ट्रेनिंग के बीच आए, इसीलिए ये लोग एंग को ईस्टर्न एयर टेंपल भेजने लगते हैं गियार्ट्सो से दूर, ताकि एंग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ट्रेनिंग कर पाए। लेकिन अब एंग से रहा नहीं जाता, उसे अब ऐसे नहीं रहना था। वो नहीं चाहता था कि वो पूरे के पूरे दिन बस ट्रेनिंग ही करता रहे, इसलिए एंग अपने एयर टेंपल से थोड़े दिनों के लिए भाग जाता है। लेकिन उसी दिन फायर नेशन पूरी दुनिया पर अटैक कर देते हैं, खास करके एयर टेंपल
पर और सारे के सारे एयर बेंडर्स मारे जाते हैं। एंड एंग इस बहुत ही खतरनाक तूफान की वजह से आइसबर्ग में सील हो जाता है, जिससे वो 100 सालों बाद बाहर निकलता है। एंड इसीलिए एंग को लगता है कि उसकी ही गलती थी कि उसके सारे दोस्त, टीचर, सारे एयर बेंडर्स मारे गए, क्योंकि वो एवाटार होने के बाद भी वहां पर नहीं था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कटारा एंग से कहती है कि एंग, शायद तुम्हारी ये डेस्टिनी थी, अगर तुम उस दिन वहां से भागे ना होते तो शायद तुम भी मारे गए होते। एंग, जो पास्ट में हो गया उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो होने वाला है उसका कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंग, इस दुनिया में वापस से सुख और शांति लाने की, और इस बार मैं और साका तुम्हारे साथ हैं। जिसको सुनकर एंग को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी की वाइफ वहां पर आ जाती है और इन लोगों को बताती है कि साका और वो बूढ़ा आदमी अभी तक वापस नहीं आया और वो लोग जरूर से तूफान में फंस गए। एंड इसीलिए एंग और कटारा तुरंत ही उन दोनों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर ज़ूगो भी अपने टीममेट्स को बचाता है। एंड जब ये एंग को देखता है तो ये मना कर देता है एंग का पीछा करने के लिए, क्योंकि इसे भी सच में अपनी टीममेट्स की चिंता होती है। एंड एंग और कटारा किसी तरह मिलकर साका और इस बूढ़े आदमी को बचा लेते हैं और इस खतरनाक स्टॉर्म से निकाल लेते हैं। एंड फिर ये बूढ़ा आदमी अपने उतने रूड बिहेवियर के लिए एंग से सॉरी बोलता है। एंड भले ही ज़ूगो ने आज एंग का पीछा नहीं किया होता, लेकिन ये एंग का पीछा छोड़ने नहीं वाला था, क्योंकि एंग ना ज़ूगो के लिए भी एक होप की तरह था, एक होप जिससे वो वापस अपनी जिंदगी को नॉर्मल कर सके। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं उस स्टॉर्म की वजह से कटारा और साका की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इसलिए एंग इस डॉक्टर के पास आ जाता है जो एंग को फ्रोजन फ्रॉग्स के बारे में बताती है, जिसको अगर कटारा और साका चूसेंगे तो उनकी तबीयत सही हो जाएगी। लेकिन जब एंग इन फ्रोजन फ्रॉग्स को कलेक्ट कर रहा होता है तभी इसके ऊपर बो और एरोज वाले ये लोग अटैक कर देते हैं, जिनको जाओ कंट्रोल कर रहा होता है। एंड इसका प्रमोशन हो गया होता है और ये भी कमांडर से एक जनरल बन गया होता है। एंड इन लोगों की मदद से जनरल जाओ एंग को पकड़ लेता है। एंड जैसे ही ज़ूगो को ये पता चलता है कि एंग को जाओ ने पकड़ लिया, ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो मैंने तुम्हें फाइनली पकड़ ही लिया दी एवाटार, चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, वरना तुम फिर से किसी दूसरे किंगडम में रीबॉर्न हो जाओगे। छोड़ो मुझे, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अब तुम नहीं भाग सकते यहाँ से, अब पड़े रहो यहाँ पर और कुछ भी करने की सोचना मत। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे सारे दोस्त 100 साल पहले मर रहे थे तो तुमने कुछ नहीं किया था। जिसको सुनकर एंग बहुत दुखी हो जाता है और बहुत टेंशन में भी आ जाता है, क्योंकि आज भी इसके दोस्तों को इसकी जरूरत थी। एंग वहीं पर बंधा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। लेकिन तभी वहां पर एक ब्लू मास्क पहना हुआ एक लड़का आ जाता है जो अपने आप को ब्लू स्पिरिट बुलाता है, और ये ब्लू स्पिरिट इन सारे लोगों को हराकर एंग को आजाद कर देता है। एंड ये दोनों वहां से इन सारे लोगों को हराते हुए भागने लगते हैं। जनरल जाओ ने लगभग पकड़ ही लेता है, लेकिन ये ब्लू स्पिरिट एंग को उल्टा पकड़ लेता है। एंड फिर ये जनरल जाओ को ब्लैकमेल कर वहां से निकल जाते हैं। एंड जनरल जाओ को इन्हें जाने देना पड़ता है, क्योंकि ये एंग को मरने नहीं दे सकता था, वरना वो दोबारा किसी और किंगडम में रिबॉर्न हो जाएगा, फिर और ज्यादा मेहनत लगेगी एंग को ढूंढने में। लेकिन जब ये लोग वहां से जा रहे होते हैं तब जाओ अपना दिमाग लगाता है और इस बो और एरो वाले को ऑर्डर दे देता है, जिसका एक एरो इस ब्लू स्पिरिट को लग जाता है और ये वहीं पर बेहोश हो जाता है और इसका मास्क उतर जाता है। एंड एंग इसको देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि ये ब्लू स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि ज़ूगो ही होता है, जो एंग को बचाने आया होता है ताकि जाओ इसे फायर लॉर्ड के हवाले ना कर पाए, ये कर पाए। एंड एंग अगर चाहता तो वो ज़ूगो को यहाँ पर छोड़कर भाग सकता था, जिससे ज़ूगो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा एंग बहुत अच्छा होता है, ये ज़ूगो को भी बचा लेता है और वहां से निकल जाता है। एंड अब ज़ूगो जब होश में आता है तो एंग ज़ूगो से कहता है, पता है 100 साल पहले मेरे सारे नेशंस में बहुत सारे दोस्त थे, फायर नेशन में भी हम सारे के सारे साथ में बहुत मस्ती किया करते थे। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, काश मैं तुम्हारा भी दोस्त बन पाता, लेकिन माफ करना, मुझे कुछ भी करके फायर लॉर्ड को हरा कर इस दुनिया में वापस से सुख और शांति को लाना ही होगा। एंड ये कह के एंग वहां से निकल जाता है एंड अपने दोस्तों के पास जाके उन्हें फ्रोजन फ्रॉग्स दे देता है, जिससे ये दोनों चूसते हैं और इनकी तबीयत वापस से ठीक हो जाती है। बस इन्हें अब कुल्ला करने की जरूरत थी। एंड अब जब ज़ूगो वापस आता है तो इसके मन में ये बात आने लगती है कि क्या ये सच में सही कर रहा है। एंड देखते ही देखते ये तीनों ही ना धीरे धीरे काफी स्ट्रांग होते जा रहे होते हैं। एंग को ना अब थोड़ा बहुत वाटर और फायर बेंडिंग आ गया होता है और एयर बेंडिंग तो इसने मास्टर कर ही लिया होता है। कटारा भी वाटर बेंडिंग में काफी अच्छी हो गई होती है और इससे साथ ही साथ हीलिंग मैजिक भी थोड़ा बहुत आ जाता है, जो कि सिर्फ वाटर बेंडर्स ही कर सकते हैं। एंड साका भी अपनी तरह से काफी स्ट्रांग होता जा रहा होता है। कई महीने बीत जाते हैं एंड कई बार ज़ूगो और फायर नेशन वालों से इन लोगों की लड़ाई होती है, जिससे लोग कई बार किसी तरह बचते हैं। एंड एंग ने ना ज़ूगो से कटारा का नेकलेस भी उससे वापस ले लिया होता है और कटारा को वापस दे दिया होता है। एंड इसे ना धीरे धीरे कटारा अब थोड़ी पसंद आने लग गई होती है, मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ये लोग कई महीने साथ में बिताते हैं और बहुत सारे खतरों से कई बार बचते हैं। एंड फाइनली कई महीनों बाद ये पूरी दुनिया को पार करके नॉर्थ पोल फाइनली नदन वाटर किंगडम आ जाते हैं, जहाँ पर अब जाके एंग और कटारा वाटर बेंडिंग को मास्टर कर पाएंगे। लेकिन जनरल जाओ भी ये चीज जानता था कि एंग अभी नॉर्थ पोल वाले वाटर ट्राइब पे है, ताकि वो वाटर बेंडिंग को मास्टर कर सके, जो कि फायर नेशन के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए जाओ एक बहुत बड़ी आर्मी बनाने लगता है नदन वाटर ट्राइब पर अटैक करने के लिए। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये लोग नदन वाटर किंगडम के अंदर घुस जाते हैं। एंड ये वाटर किंगडम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन साका को कोई और कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख जाता है, जिसका नाम एलिस होता है। एंड ये यहाँ की प्रिंसेस होती है। एंड इधर हम देखते हैं जाओ यहाँ ज़ूगो की शिप जनरल आयरल के पास भी आ जाता है और ज़ूगो के सारे सोल्जर्स को अपने साथ ले जाता है। लेकिन आयरल इसके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी थी जूगो को प्रोटेक्ट करने की। इसीलिए जनरल जाओ भाई कुछ पायरेट्स को पैसे देके जूगो को मरवाने की कोशिश करता है, जिससे जूगो किसी तरह बच जाता है। लेकिन जाओ को लगता है कि जूगो मारा गया एंड आयरल ना तैयार हो जाता है जनरल जाओ के साथ नदर्न वाटर ट्राइब पर अटैक करने के लिए, क्योंकि इन लोगों का अपना अलग प्लान था। इसका और जूगो का प्लान था कि ये लोग जाएंगे तो इन लोगों के साथ, लेकिन क्योंकि जाओ को ये पता नहीं है कि जूगो अभी जिंदा है, इसीलिए इसका फायदा उठाकर जूगो एंग को पहले ही किडनैप कर लेगा। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो एक बहुत बड़ी पहले तो पार्टी करते हैं एंग की आने की खुशी में। एंड साका भाई कंटिन्यू एलिस के ऊपर लाइन मार रहा होता है। एंड अगले दिन से इन दोनों की वाटर बेंडिंग ट्रेनिंग यहाँ के बेस्ट टीचर पाकू के साथ स्टार्ट हो जाती है। एंड इधर हम साका को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है एंड एलिस बिना अब इसे पसंद करने लग गई होती है। एंड इधर हम देखते हैं जनरल जाओ अपनी पूरी बहुत बड़ी आर्मी के साथ तैयार हो जाता है नदर्न वाटर किंगडम पर अटैक करने के लिए। कई दिन बीत जाते हैं एंड कटारा ने लगभग वाटर बेंडिंग को मास्टर कर लिया होता है। इनफैक्ट एंग तक को पीछे छोड़ दिया होता है वाटर बेंडिंग में। एंड ये दोनों ही साथ में और ज्यादा स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहे होते हैं। और साका इधर अपनी शादी की, ये दोनों साथ में आपा पर घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें काले धुएं के गोले दिखने लगते हैं। एंड ये लोग समझ जाते हैं कि फायर नेशन वाले इनकी तरफ आ रहे हैं इन पर अटैक करने के लिए। ये सारे तैयार हो जाते हैं एक बहुत ही खतरनाक बैटल को लड़ने के लिए। एंड इस बार एंग भी तैयार था फायर नेशन को रोककर नदर्न वाटर ट्राइब को बचाकर अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए। एंड फिर थोड़े ही दिनों में फायर किंगडम वाले इनके सामने इनके दरवाजे पर आ जाते हैं। इनकी पहली फायर बॉल इनके किंगडम की पहली वॉल को तोड़ देती है। इन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंग आपा के साथ इस शिप पर आ जाता है और अकेले इस पूरी शिप और इसके सारे सोल्जर्स को निपटा देता है। लेकिन जब ये बाकी के फायर नेशन की हद से ज्यादा बड़ी आर्मी को देखता है, इसकी डर के मारे सांसें रुक जाती हैं। इसे समझ आ जाता है कि ये और सारे वाटर ट्राइब के सोल्जर्स काफी नहीं होंगे इतने सारे फायर नेशन की शिप्स को रोकने के लिए। इन लोगों में रात तक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। एंड रात को ना जाओ अपने अटैक को रोक देता है, क्योंकि रात में मून स्पिरिट की वजह से वाटर बेंडर्स की पावर हद से ज्यादा बढ़ जाती है। एंग एकदम टेंशन में आ गया होता है, क्योंकि ये समझ जाता है कि आज तो ये लोग किसी तरह बच गए, लेकिन कल ये लोग शायद फायर नेशन को नहीं रोक पाएंगे और शायद कल ये सारे के सारे मारे जाएं। एंग बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। लेकिन तभी एलिस एंग से कहती है, चिंता मत करो एंग, मुझे पता है ओशियन और वाटर स्पिरिट हमारी मदद जरूर करेंगे। एंड इसको सुनते ही एंग को एक आइडिया आ जाता है। हाँ सही कहा, अब केवल ओशियन और मून स्पिरिट है जो हमें बचा सकती है। एंड फिर इधर हम जूगो को देखते हैं जो साइड से चुपचाप नदर्न वाटर किंगडम के अंदर घुस जाता है एंग को जाओ से पहले पकड़ने के लिए। एलिस एंग और कटारा को यहाँ ले आती है, जहाँ पे माना जाता है कि उनके पूरे किंगडम में ये सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल जगह है। एंड असल में एलिस ना जब बचपन में पैदा हुई थी तो ये जिंदा नहीं थी, तो इसके मम्मी पापा इसे यहाँ पर लेके आ गए थे और मून स्पिरिट से प्रे किए थे कि वो एलिस को बचा ले। एंड मून स्पिरिट ने ना इनकी बात को मान लिया था और एलिस में अपनी थोड़ी सी खुद की जिंदगी को डाल दिया था, जिससे एलिस जिंदा हो गई थी। एंग को भी अपने आसपास मून और ओशन स्पिरिट महसूस हो रहे होते हैं, और क्योंकि ये दी एवाटार मतलब ह्यूमन और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच का ब्रिज था, ये अचानक से इन मछलियों को देखते देखते खो जाता है और स्पिरिट वर्ल्ड में घुस जाता है मून और ओशन स्पिरिट से हेल्प मांगने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर जूगो आ जाता है और कटारो को किसी तरह हरा कर एंग को अपने साथ वहाँ से लेकर निकल जाता है। एंड फिर इधर हम एंग को देखते हैं जो यहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में आ गया होता है और इसे यहाँ एवाटार रोकू मिल जाते हैं, जो एंग को बताते हैं कि उसे ओशन और वाटर स्पिरिट के बारे में सिर्फ और सिर्फ द फेस डीमन बता सकता है जो यहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में रहता है। एंड इधर हम देखते हैं जूगो एंग को लेकर एक शेल्टर में आ जाता है, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था। एंड एलिस, साका और कटारा साथ में एंग और जूगो को ढूंढ रहे होते हैं। इन दोनों ही नेशंस की सुबह होते ही दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और फायर नेशन वाले लोगों पर बहुत भारी पड़ रहे होते हैं। एंड इधर हम एंग को देखते हैं जिसको फाइनली द फेस डीमन मिल जाता है, जो एंग को बताता है कि मून और ओशन स्पिरिट ने कई सालों पहले स्पिरिट वर्ल्ड को छोड़ दिया था और उन दोनों ने दो मछलियों का रूप ले लिया था जो हमेशा एक दूसरे के चक्कर लगाती रहती है। एंड अब एंग को याद आता है कि जिन दो मछलियों को एंग ने देखा था वही है मून और ओशन स्पिरिट। एंड फिर ये फेस डीमन एंग को ये भी बताता है कि उसे जल्दी वापस जाना होगा, क्योंकि उन दोनों की जिंदगी खतरे में है। क्योंकि असल में जाओ को भी ना इन दोनों मून और ओशन स्पिरिट के बारे में पता था और ये भी पता था कि वो लोग कहाँ पर हैं। एंग जैसे वापस ह्यूमन वर्ल्ड में आता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन जूगो के रहते भाग नहीं सकता था। लेकिन वो तो सही टाइम पर ये लोग वहाँ पर आ जाते हैं। एंड क्योंकि अभी फिर से रात हो गई होती है, इसलिए मून स्पिरिट की वजह से वाटर नेशन वालों की पावर्स हद से ज्यादा बढ़ जाती है एंड ये लोग किसी तरह फायर नेशन वालों को टक्कर देने लगते हैं। एंड इसीलिए कटारा भी ना जूगो को हरा देती है एंड ये सारे के सारे तुरंत ही दोनों स्पिरिट्स की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाओ यहाँ पर आ चुका होता है और ये मून स्पिरिट को पकड़ लेता है, जिससे सारे के सारे वाटर बेंडर्स की पावर बहुत कम हो जाती है और चांद एकदम लाल हो जाता है। एंड जाओ ना भाई पागल हो गया होता है, ये द मून स्पिरिट को मारने वाला होता है ताकि वाटर बेंडर्स दोबारा कभी स्ट्रॉन्ग ना हो पाए। रुक जाओ जाओ, वो द मून स्पिरिट है, अगर तुमने उसे मारो तो पूरी दुनिया बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगी। एवाटार सही कह रहा है जाओ, अगर तुमने मून स्पिरिट को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं लगा था कि जनरल आयरल आप फायर किंगडम को धोखा देंगे, लेकिन ये मेरी डेस्टिनी है द मून स्पिरिट को मारकर हमेशा के लिए अमर होने की। अब पूरी दुनिया हमेशा के लिए मेरा नाम याद रखेगी, जनरल जाओ जिसने द मून को मारा था। रुक जाओ नहीं। एंड तभी ये पागल जाओ अपने अटैक से इस मून स्पिरिट को ही मार देता है, जिसकी वजह से मून गायब हो जाता है एंड आयरल गुस्से में इन सब पर अटैक कर देता है। एंड आयरल के गुस्से और पावर को देखकर जाओ डर जाता है और वहां से भागने लगता है एंड एंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड इसकी एवाटार स्टेट एक्टिवेट हो
हो जाती है। एंड भले ही मून स्पिरिट खत्म हो चुकी थी लेकिन ओशियन स्पिरिट अभी भी जिंदा थी। एंड एंग अपनी एवाटार स्टेट की पावर का यूज कर ओशियन स्पिरिट के साथ कंबाइन कर एक नए फॉर्म में अवेकन हो जाता है, एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक और ताकतवर फॉर्म। एंड अपने इस फॉर्म में भाई एंग सारे के सारे फायर नेशन के सोल्जर्स को आसानी से खत्म करने लगता है। इन दोनों का गुस्सा इन दोनों को हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अनस्टॉपेबल बना देता है। एंड ये सारे के सारे वाटर नेशन वाले ओशियन स्पिरिट और एंग को देखकर इनके सामने झुक जाते हैं और फायर नेशन वाले अपनी दुम दबाकर भागने लगते हैं। जाओ भी वहां से भाग रहा होता है लेकिन तभी इसके सामने जूगो आ जाता है, जिसको देखकर जाओ एकदम डर जाता है। एंड जूगो ना ये जानता था कि जाओ ने इसे मारने की कोशिश की थी। इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एंड इधर हम इन सारे लोगों को देखते हैं। ये सारे के सारे बहुत दुखी होते हैं मून स्पिरिट के लिए। एंड आयरल और ये लोग जानते थे कि बिना मून के इनकी दुनिया ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन एलिस भी ये जानती थी कि उसे क्या करना है। एलिस जानती थी कि उसके अंदर मून स्पिरिट की थोड़ी बहुत लाइफ है, जिसे शायद वो मून स्पिरिट को वापस कर मून स्पिरिट को वापस से जिंदा कर सकती है। साका इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये सब जानते थे कि एलिस की कुर्बानी बहुत जरूरी है पूरी दुनिया को बचाने के लिए। एंड एलिस मून स्पिरिट की दी हुई लाइफ को मून स्पिरिट को वापस लौटा देती है। एंड इधर हम एंग और ओशियन स्पिरिट को देखते हैं जो साथ में फायर नेशन के सारे शिप्स को तबाह कर दे रहे होते हैं। एंड अब ये दोनों नहीं रुकने वाले थे, इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था। इन दोनों का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं एलिस के सैक्रिफाइस की वजह से द मून स्पिरिट सच में वापस से जिंदा हो जाती है और मून वापस से लौट आता है, जिसको देखकर ओशियन स्पिरिट और एंग का गुस्सा अब जाके कंट्रोल में आ जाता है। एंड जाओ एकदम शॉक रह जाता है। ओशियन स्पिरिट वापस मून स्पिरिट के पास लौटने लगती है लेकिन तभी ये ओशियन स्पिरिट जाओ को पकड़ लेती है। जूगो इसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। एंड दी ओशियन स्पिरिट जाओ को खत्म कर देती है। फायर नेशन की पूरी आर्मी बहुत बुरी तरह से हार गई होती है। एंड एंग ने फाइनली किसी तरह फायर नेशन को हराकर द वाटर ट्राइब को बचा लिया होता है। एंड भले ही एलिस नहीं बच पाई होती लेकिन उसने पूरी दुनिया को अपने सैक्रिफाइस से जरूर बचा लिया होता है। जूगो और आयरल भी साथ में वहां से निकल जाते हैं। एंड जूगो भाई अब थक चुका था एवाटार का पीछा करते करते, इसीलिए ये अब थोड़े दिनों का रेस्ट लेने का डिसाइड करता है। लेकिन एंग वो रेस्ट नहीं ले सकता था। वो तब तक रेस्ट नहीं ले सकता था जब तक वो द फायर लॉर्ड को हराकर इस दुनिया को बचा न ले। एंड अब क्या एंग दी फायर कॉमेट के आने से पहले फायर नेशन की हद से ज्यादा बड़ी आर्मी और द फायर लॉर्ड उजाय को हरा पाएगा? वो तो हम लोग आगे के पार्ट्स में देखेंगे, जो कि तब आएगा जब इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स आ जाएंगे। तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। तो बस मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।